अपने प्रोग्राम पर। जैसे इंटरव्यू जो है वो सीपीटी के बाद होगा, ठीक है। पटना हाई कोर्ट का जो इंटरव्यू है उसके लिए क्लास है, और अभी तक जो भी क्लासेज आपने की होंगी उसे थोड़ा सा ये अलग होगा, क्योंकि मेरा अपना स्टाइल है इंटरव्यू सेशन को ले जाने का। और थोड़ा सा ये आईएएस या पीसीएस के इंटरव्यू की तरह नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो माननीय पटना हाई कोर्ट है, ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, उसके जो लर्नेड जजेस रहेंगे वो रहेंगे यहाँ पर, और उनका आपको व्यू करने का नज़रिया जो है वो बिल्कुल अलग होगा। एक बार साउंड चेक करिएगा, देख लीजिएगा, अगर कोई उसमें आए होंगे तो वहाँ पर एक बार साउंड का ये देख लीजिएगा ऑनलाइन में, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं कि चलता रहे और उनको पता ना चले। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हम इंटरव्यू के रिगार्डिंग जैसे ले जाएंगे, एक तो सबसे पहले जिस पटना हाई कोर्ट में आप उसके साथ आप जुड़ने वाले हैं, सबसे पहले तो पटना हाई कोर्ट के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। एकदम नज़रिया चेंज कर लीजिएगा, कलम कॉपी अपना रखे रहिएगा कि कब क्या हुआ है। न पूछे वो, हो सकता है कि नहीं पूछा जाए पटना हाई कोर्ट के बारे में, लेकिन जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा ना, वो कॉन्फिडेंस आपका कहाँ दिखेगा इंटरव्यू में। अगर जैसे आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो और आप जाएं इंटरव्यू देने के लिए और आप ये एक्सपेक्ट करें कि जो हमको आ रहा है सिर्फ जजेस वही पूछेंगे, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। या मान लो कि अगर हमने आज पटना हाई कोर्ट के बारे में आपको बताया, आप लोग अरे यार जजेस तो पूछेंगे ही नहीं इसके बारे में, तो निगेटिव मत होइएगा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। पिछली बार करंट अफेयर्स से क्वेश्चन नहीं आया था, हो सकता है कि इस बार किसी जज का मूड चेंज कर जाए और वो न्यूज़पेपर पढ़ के आए हों और वहीं से क्वेश्चन दागना शुरू कर दें। तो हम फिर एक बार चेता रहे हैं आपको कि मन में कोई भ्रम मत पाल लीजिएगा कि फलनवा जगह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में जजेस को कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि वो आपसे क्या पूछ लेंगे, उनके मन में जो आया वो पूछ लेंगे। या सपोज आपकी हॉबी हो रीडिंग न्यूज़पेपर, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपसे करंट अफेयर से सवाल न पूछा जाए, वो पूछ देंगे कि रीडिंग न्यूज़पेपर आपकी हॉबी है, तो बताओ कल के तमाम न्यूज़पेपर्स की हेडिंग में क्या था। और अगर उसके बाद आप मुंह देखने लगेंगे, ऐसे करके मुस्कुरा देंगे, तो समझ जाएंगे कि आपकी हॉबी जो है वो झूठी है। गार्डनिंग हॉबी, ठीक है, ये सब तो जानिए गार्डनिंग के बारे में। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपकी हॉबी है वो आपके दिल के बेहद करीब होनी चाहिए, तभी वो आपकी हॉबी है। कई लोगों का हमने देखा है कि इसमें बताए हैं कि सर कोई हॉबी ही नहीं है, क्या करें, क्या डाल दें। तो जिसमें आप बहुत सहज हों वो डाल दीजिए, क्योंकि वहाँ पर फिर क्वेश्चन बनेगा। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं इस वाले सेशन में कि हम लोग थोड़ा सा पटना हाईकोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि जिस पटना हाईकोर्ट को आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं उसका इतिहास क्या है, उसमें से जो भी रेलिवेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे उसको जरूर जान लीजिएगा। फिर जैसे जैसे इस सेशन को हम जैसे दिया हुआ था कि 2 सप्ताह का, इसके अंतर्गत मॉक नहीं था, ये हम पहले भी बता चुके थे कई बार, ठीक है। लेकिन हम जब अब क्लास हम अपने हाथ में जब इस चीज़ को संभाले हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू रिगार्डिंग सुधार देंगे, ठीक है। बोलने का जो आपका तरीका रहेगा एकदम जैसे हमारा देख रहे हैं ना कि आवाज़ स्पष्ट जा रही है, ठीक है। तो और ना स्पीड बहुत ज़्यादा है जल्दी जल्दी बोलने का, और ना ही बहुत धीमी गति से हम बढ़ रहे हैं। यानी हम जो बोल रहे हैं, हिंदी देख रहे होंगे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम है, आईसीएसई बोर्ड से एजुकेटेड हैं, डीयू से पढ़ाई हुई है पूरी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेरी हिंदी मेरे बिहार में ही सुधरी है, ठीक है। मेरे माता पिता और मेरे हिंदी टीचर के कारण जब हम डीयू में भी गए थे पढ़ने के लिए, तो उन लोगों को यही लगा कि ये दिल्ली में ही रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी, हम बिहार में ही रहे हैं लगातार, ठीक है। तो ये कहना कि दिल्ली जाकर हो सकता है कि हिंदी सुधरी होगी, ये भ्रम है आपका। आप यहाँ रह करके भी अपनी हिंदी सुधार सकते हैं और आप अपने अंग्रेजी भी सुधार सकते हैं। बाकी इंटरव्यू आपका जो है, अगर एक जस्टिस हैं बनंत्री जी, अगर सपोज कि मान लो कि अगर पैनल में वो आ गए, ठीक है, बनंत्री, आपका मीडियम आपकी हिंदी भी होगी ना, तो कंपेल कर देंगे अंग्रेजी बोलने के लिए, ठीक, क्योंकि वो हाईकोर्ट में इसके लिए जाने भी जाते हैं। तो अच्छा होगा कि हमको लगता है कि पटना हाईकोर्ट क्या करेगी कि मोस्टली हिंदी बेल्ट के जजेस को ही पैनल में डालेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि जो 90% स्टूडेंट्स आएंगे
वो हिंदी में कंफर्टेबल हैं। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले भी जो हैं वो भी जब लिखने में तो अंग्रेजी ठीक रहती है उनकी, लेकिन जहाँ बात आती है कम्युनिकेशन की तो वहाँ वो भी गड़बड़ाने लगते हैं। तो कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी सब सहज रहिएगा, अनुमति ले लीजिएगा कि माय लॉर्ड्स कि मैं हिंदी में बोलूँ, ठीक, तो हम्बल रहिएगा। सब कुछ आपका जैसे उनका स्टाइल होता है, उनकी आदत हो जाती है हुजूर वाली, माय लॉर्ड्स वाली। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कुछ हाई कोर्ट जजेस की तरफ से भी आया है कि आप लोग जो है ना लॉर्ड्स जो है वो नहीं बोला करें या माय लेडीशिप, क्योंकि ये जो साम्राज्यवादी सोच थी अंग्रेजों की ना उसको इंगित करती है, इंपीरियलिस्टिक जो सोच है आपकी। लेकिन जो पुराने पढ़ चुके जजेस हैं उनको हिंदी में हुजूर और वैसे माय लॉर्ड, माय लेडीशिप, माय लॉर्डशिप ये सुनने की क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। और हम आपको बताए हैं कि उनके ईगो को थोड़ा सा क्या कीजिएगा, सेटिस्फाई कीजिएगा। जिसने सेटिस्फाई कर दिया वो अच्छा मार्क्स ले जाएगा। तो कुछ कुछ चीज़ों का एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है इंटरव्यू को, शुरुआत से ही हम्बल रहना है, लेकिन उस हम्बलनेस और पोलाइटनेस में आपको ना चमचागिरी नहीं दिखना चाहिए, याद रखिएगा। उसके बीच में एक बारीक बैलेंस है कि हम्बल हैं, पोलाइट हैं, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी क्या है, एकदम ऐसे है कि ये नहीं कि हम बहुत बड़े चमचा हैं जज साहब के और हम चमचा ही कर लेंगे, हाथ जोड़े रहेंगे तो वो हमको मार्क्स दे देंगे, फिर वो खराब चला जाएगा। एकदम वैसा ही जैसे सिकंदर ने पोरस से कहा था कि आपके साथ कैसा ट्रीट किया जाए, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ, जैसा कि जज साहब बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इस ह्यूमन बीइंग के साथ, क्योंकि हम भी आपके पार्ट एंड पार्सल रहेंगे हाई कोर्ट के। आपका ठीक है आप जुडिशियल प्रोसेस में हैं, लेकिन उसी प्रोसेस में जो बाकी काम होते हैं आपके रिगार्डिंग, आप उस ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के पार्ट बनेंगे, ठीक है। तो और इस डेमोक्रेसी में हर इंसान को बराबरी दी गई, चाहे भारत के माननीय राष्ट्रपति हो या कोई आम इंसान हो। तो उस लिए भी आपके अंदर की जो बोल्डनेस है वो क्या रहनी चाहिए, बरकरार, लेकिन वो उदंडता में बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। पटना हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, जब जो ये पटना हाई कोर्ट है इसका जो शुरुआत इसकी हुई थी, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग किया गया था 1912 में, 1912 में अलग किया गया था और एक प्रोक्लामेशन निकला था 22 मार्च को 1912, किसके रिगार्डिंग, पटना हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, कि अब चूंकि बिहार और उड़ीसा को अलग किया चुका है, झारखंड भी उसी में सम्मिलित था, तो ये प्रोक्लामेशन निकला 1912 को। और उस समय के गवर्नर जनरल या और वायसराय जो थे दैट वाज चार्ल्स हार्डिंग सेकेंड, हार्डिंग सेकेंड। तो उस समय जो वायसराय थे इन्होंने ये प्रोक्लामेशन निकाला था, ध्यान दीजिएगा। चार्ल्स हार्डिंग सेकेंड, इनके दादाजी भी पहले गवर्नर जनरल थे हार्डिंग वन। चार्ल्स हार्डिंग सेकेंड वाइसरॉय थे भारत के, ब्रिटिश भारत के। 22 मार्च 1912 को प्रोक्लामेशन निकला था किसके रिगार्डिंग, पटना हाई कोर्ट के, ठीक है। ये घोषणा पत्र जारी किया गया था कि अब चूंकि बिहार और उड़ीसा एक अलग स्टेट हो गए हैं, इसलिए इसके लिए क्या होना चाहिए, एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पटना हाई कोर्ट में इसको, पटना हाई कोर्ट के लिए प्रोक्लामेशन आया था कब, 22 मार्च 1912 को। घोषणा पत्र, ठीक है, कि उसके रिगार्डिंग जो है एक अपना घोषणा कर दिया गया कि इसको जो है हम लोग आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है, पटना हाई कोर्ट को। और फिर इसके बाद 1913 में जो है 1 दिसंबर को इसका जो है ये किया गया, जो बिल्डिंग का जो नींव रखते हैं ना, लेट द फाउंडेशन स्टोन, तो याद रखना कि फाउंडेशन स्टोन ऑफ पटना हाई कोर्ट, यानी इसकी नींव जो है, फाउंडेशन स्टोन ऑफ पटना हाई कोर्ट वाज लेड ऑन 1 दिसंबर 1913, यानी इसकी जो नींव रखी गई, ठीक है, इसका जो नींव रखा गया है वो 1 दिसंबर 1913 को। प्रोक्लामेशन घोषणा पत्र कब हुआ था, 22 मार्च 1912 ये। और फिर अभी भी वाइसराय कौन है, हार्डिंग सेकेंड, हार्डिंग सेकेंड है, ये हो गया। और ये किन किन इलाकों के लिए था, बिहार एंड उड़ीसा के लिए, बिहार और उस समय उड़ीसा बोलते थे, और झारखंड अपने आप बिहार में ऑलरेडी
था ही। तो इतने बड़े ये गिरे था फाउंडेशन स्टोन 1913 में। इस समय जब 1912 में बिहार बना, तो जो बिहार के पहले जो बनाया गया था, बिहार में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था, याद रखिएगा, गवर्नर बाद में आए थे। ये 1912 में, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर मिला था। जो जिस दिन प्रोक्लामेशन आया था ना, उसी दिन बिहार का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर आया था। इसका नाम क्या था? क्या? वो तो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे यार। लेफ्टिनेंट गवर्नर हम पूछ रहे हैं। ना, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो हम बताएंगे अभी आपको। चलिए छोड़िए, हटाइए। जो इसको कहते हैं उप गवर्नर, चूंकि ये बंगाल से जस्ट अलग हुआ था, तो गवर्नर अभी नहीं, गवर्नर आए थे 1936 में, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। पटना हाईकोर्ट किस रोड पर स्थित है? बेली रोड। अभी हो गया है, हाँ, अभी हो गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग। बेली रोड का नाम बिहार सरकार ने चेंज कर दिया है और रख दिया है पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग। तो पटना हाईकोर्ट वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर है, लेकिन जो इसका चर्चित नाम बेली है, वो बेली की स्पेलिंग बाद में चेंज हो गई, लेकिन उस समय जो बेली थे, पहले बिहार और उड़ीसा के बिहार फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर वाज चार्ल्स स्टुअर्ट। स्पेलिंग पे ध्यान दे देना, इट वाज बेली, बाद में हो गया बदल करके ये बेली, ठीक है। बेली की अब स्पेलिंग BAIL, ठीक है, EY है, लेकिन ये इन्हीं के नाम पे बेली रोड है। बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली के नाम पर जो है बेली रोड पड़ गया है। ये अपभ्रंश होकर के हो गया BILEY, BIALEY हो गया है बेली। ये अभी जो रोड आप देखते हैं, इट हैज बिकम दिस वन, बेली रोड, ठीक है। तो बस स्पेलिंग चेंज हो गई है, लेकिन नाम बेली किसके नाम पर था? तो ये इसलिए कि आप में एक क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि आखिर ये बेली था कौन जिसके नाम पर बेली रोड है, ठीक। तो जजेस इस चीज को ना कभी भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप आए हैं तो हाँ, तो किस रोड से आपने एंट्री ली? तो सर बेली रोड से। तो अभी नाम क्या है उसका? तो सर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अच्छा, ठीक है, ठीक। और अगर पूछेंगे कि ये कौन, हु वाज दिस बेली, तो कहिए कि ये वाला बेली नहीं। कौन वाला बेली? चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ठीक। स्पेलिंग वाज दिस वन, और जो बिगड़ करके क्या हो गया? बेली। तो ये सब चीज आपको इसलिए आना चाहिए कि जब आप जाइएगा ना इंटरव्यू देने के लिए, तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस बूम रहेगा, चाहे वो आपसे पूछे चाहे वो ना पूछे। क्यों बूम रहेगा? क्योंकि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है दिमाग पर जब आप जाते हैं, तो कि तू पूछ, तू कहाँ से पूछेगा, और इसका असर पड़ जाता है आपके कॉन्फिडेंस पर, जिसके कारण बाकी चीजें ठीक हो जाती हैं, आपका जो बॉडी लैंग्वेज वो सही हो जाता है। तो ना सूक्ष्म चीजों पर ध्यान देना इंटरव्यू में। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अगर लगता है तो ऐसे ही हो जाएगा, नहीं होगा, लटक जाओगे 1-2 नंबर से, मुंह बन जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जब आप 1 नंबर से रुकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा BPSC में रुका था, तो ज्यादा हीरो बनने के चक्कर में वो ले बीते थे हमको, तो ज्यादा हीरो भी नहीं बनना है। तो ये याद हो गया, इतना काम आया दिमाग में, इस सबको लिखते भी जाइएगा, ठीक है, क्या कि जानकारी होती रहनी चाहिए। तो पहले बिहार में आया पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जब 1936 आया तो कहा गया कि भैया अब उड़ीसा को अलग कीजिए बिहार से। अभी तो ये बंगाल से अलग हुआ, तो इसको दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यही लेफ्टिनेंट गवर्नर चलते रहे, ठीक है। और अब लाया गया PSC का फाउंडेशन स्टोन लेट कब कर दिया गया? 1 दिसंबर 1913। इसको बनने में, पटना हाईकोर्ट की बिल्डिंग को बनने में 2.25 साल लग गया, अभी जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसको बनाया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट की तर्ज पर। अभी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, शहर का नाम प्रयागराज हो गया है, हाईकोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाईकोर्ट है। शहर का नाम कलकत्ता से कोलकाता हो गया है, हाईकोर्ट का नाम अभी भी कलकत्ता हाईकोर्ट है, ठीक है। शहर का नाम मुंबई हो गया है, हाईकोर्ट का नाम अभी भी बॉम्बे हाई कोर्ट है। तो शहर का नाम बदलने से हाईकोर्ट का नाम नहीं बदला है, केवल एकमात्र अपवाद है चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट को भी अब क्या कर दिया गया है? चेन्नई हाई कोर्ट। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा। अभी देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। अभी देश में कितने हाई कोर्ट्स हैं? देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, और टोटल ऑफ 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, जिसमें अपना जो पटना हाई कोर्ट है जिसमें आप जा रहे हैं, ठीक है। ये हुआ आपका 1 दिसंबर।
जिस दिन इसकी नींव पड़ी। ठीक, ये एक होता है ना कि लेट द फाउंडेशन स्टोन, अब हुआ कि उद्घाटन कब हुआ, यानी कि इसकी शुरुआत जो है वो कब हुई। ठीक, ठीक है। हाँ, जजेस जो थे वो 1 मार्च से काम करना शुरू किए थे। जो बिहार के जो पहले चीफ जस्टिस आए थे वो 1 मार्च से आए थे, लेकिन इसका ओपनिंग सेरेमनी कब हो गया था? ठीक है, वो 3 फरवरी को बिल्डिंग का जो है ओपनिंग कर दिया गया था, 9 फरवरी से ऑफिशियल काम शुरू हुआ। चीफ जस्टिस सोन इन ऑन 1 मार्च। ठीक है, इसका जो 3 फरवरी से 16 है, विकिपीडिया में देखिएगा 9 फरवरी है। 9 फरवरी को क्या हो गया था कि जो ऑफिशियल कामकाज था वो शुरू हो गया था। और इसके सारे स्टाफ कहां से लाए गए थे? कहां के सेक्रेटेरिएट से? ढाका से। ठीक है, पटना हाईकोर्ट में पहली बार जो स्टाफ लाए गए का एक काम करने के लिए, ऐसा तो था नहीं कि बहाली निकाली गई, कि कहां से लाए गए, तो ये ढाका के सेक्रेटेरिएट से, ढाका सचिवालय से लाए गए थे पहली बार, और बाद में फिर जो इसमें अपॉइंटमेंट होना शुरू हो गया था। तो ये हो गया आपका 3 फरवरी से 16। ऑफिशियल वर्क स्टार्टेड 6 डेज आफ्टर 9 फरवरी, और जो चीफ जस्टिस आ गए थे वो आए 1 मार्च 1916 को। ठीक है, अभी भी कौन थे? वाइसरॉय जो थे वो कौन थे? वही थे, हार्डिंग सेकेंड ही थे। यानी पूरा कार्यकाल जो है वो किसका चला है? हार्डिंग सेकेंड का, वाइसरॉय के रूप में। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने बेले साहब थे शुरुआती, जिनके नाम पर क्या पड़ा हुआ है? बेली रोड। तो इतना चीज ठीक है, दिमाग में आ गया। इन सबको डरना नहीं है, बस जानकारी रखिएगा। ठीक है, आपका 5 से 10 मिनट का मॉक इंटरव्यू चलेगा वहां पर। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे आप एंट्री करेंगे जब, ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन, लास्ट इंप्रेशन। इंटरव्यू का होता क्या है कि आप जैसे ही घुस जाते हैं ना, वो पहले 30 सेकंड में डिसाइड कर लेते हैं कि इसको लेना है या नहीं। सोच लेना कि आपका जो शुरुआत होगी वो कैसी होनी चाहिए। तो उसमें उसके बाद अब जो वो बनाए ना आपको कि इसको लेना है, अगले 5 से 10 मिनट वो यह डिसाइड करते हैं कि हमने जो सोचा था वो सही है या गलत। पहले ही 10 सेकंड में ध्यान करा कहां से गधा आ गया, लेकिन अगर उनकी आंखें फैलनी शुरू हो गई अगले 5 मिनट में कि हमने जिसको गधा समझा था वो असल में गधा नहीं, लंबी रेस का घोड़ा है, अब वो आपको मार्क्स देंगे। और अगर उनको लग गया शुरुआत में ही करे वाह क्या पर्सनालिटी है, और जैसे ही मुंह खुला सारी पर्सनालिटी तेल लेने चली गई, वैसी स्थिति में जो है वो समझ जाएंगे कि इसको क्या करना है। कि सोचा था 7 नंबर देंगे, लेकिन 3 नंबर दे दो, कम से कम मार्क्स होगा ठीक ठाक, तो कहीं नीचे में लग जाएगा 555 नंबर पर। ठीक, तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा कि वहां से जो है आपको यह ध्यान देना होगा कि अब हम यहां से कैसे ले जाएं। तो आपकी जो एंट्री होगी वो सोच लेना, जजेस के मन में क्या चल रहा है ये सोच लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात कि इंटरव्यू के दौरान उनको बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो है फेल भी अगर हुए होंगे ना 10th में 12th में, तो बोल दीजिएगा कि सर हम फेल कर गए थे सर। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि गिरने के बावजूद उठ करके ये यहां पहुंचा हुआ है। इसका मतलब है फाइटिंग स्पिरिट तो इसमें है, वरना कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम बीमार पड़ गए थे, हम ये हो गए थे, हम वो हो गए थे, तो मुस्कुराना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं वो रख दीजिएगा वहां पर ईमानदारी से, और कुछ भी नहीं छुपाना। क्योंकि एक उम्र के बाद, जैसे आप सोचिए कि अगर आपसे 10 साल का बच्चा अगर झूठ बोलेगा तो आप मुस्कुराते हैं कि नहीं मुस्कुराते हैं? ठीक है, तो वैसे ही वो आपको देख करके मुस्कुराएंगे, इस भ्रम में मत रहिएगा। ठीक है, उस तुरंत निकाल लेते हैं अपने दिमाग पर कि इसके माथे पर ना बड़ा सा कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको लगेगा कि हम बहुत ओवर स्मार्ट हैं, उन्हें लगेगा कि हम बहुत स्मार्ट हैं, वो समझ रहे हो कि आप जरूरत से ज़्यादा स्मार्ट हैं। ठीक, और जब मार्क्स आएगा तो सारी स्मार्टनेस जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। इसको फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 1916, ठीक है, आ गया। 31 मार्च 1916 को पटना हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस आ गए। ठीक है, 1 मार्च 1916 को जो जस्टिस एडवर्ड, ठीक है,
एक ही आदमी का नाम है। ठीक है, एडवर्ड एमडीसी चैमियर। ठीक है, एडवर्ड चैमियर, एडवर्ड चैमियर, बस ये तो हम पूरा नाम लिख दिए यहां पर आपका, बस एडवर्ड चैमियर। ठीक है, बीस का एमडीसी। ठीक है, तो इतना तो ये पूरा नाम है, ये 5 नाम नहीं है। जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड देश चैम्स चैमियर, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। ठीक है, कुछ कुछ चीजों को एकदम दिमाग में रखना, आज क्लियर हो जाएगा ये पटना हाई कोर्ट वाला। तो हम लोग का एक बड़ा टेंशन क्या हो जाएगा कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमारा नॉलेज कुछ है भी या नहीं है। अरे आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद द प्रेस्टिजियस ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, घंटा। ठीक है, एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसके बारे में जान जाइए। हो सकता है कि आपसे नहीं पूछेगा कुछ भी, इसमें एक भी क्वेश्चन हो सकता है ना पूछे, लेकिन जब आप जाएंगे ना तो आपका जो पीछे से जो बैकिंग रहेगा कि बेटा तुम पूछो ना, तुम क्या पूछते हो हमसे, पूछो। ठीक, तो वो अपने आप आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इस जब ये वाला खत्म हो जाएगा हम लोग का, तो जो आगे का जो हम आपका सेशन ले जाएंगे, जैसे था ना बहुत लोगों को था कि 500 रुपया ले लिए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जो हमारे साथ जो दिल्ली में पढ़ाते थे पहले, आज से 5 साल पहले मेरा 1500 रुपये का घंटा था, और जो मेरे साथ जो अभी जो वहाँ पढ़ा रहे हैं ना, हम यहाँ आ गए हैं बिहार, उसका अभी 5500 रुपये घंटा है, 1 घंटे का 5500 चार्ज करता है। ठीक है, सिवान का लड़का है। तो उस हिसाब से जो नॉलेज मिल रहा है ना उसको लेते रहिए। कारण क्या है कि अगर मेरे कारण आपका 1 नंबर बढ़ा और आप बॉर्डर लाइन पर आपका सिलेक्शन हुआ, तो उस समय मेरी अहमियत आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो और जितने लोग आपने पेपर चेक किया था उस समय हम जितने लोगों को बोल दिए थे कि आपका हो रहा है, ठीक है, करीब 10 से 12 स्टूडेंट्स मेरे से अलग से जुड़े हुए थे, उसमें से 10 का हुआ है। याद रखिएगा इस चीज़ को, वो यहाँ नहीं आते थे, वो अलग से थे वो। ठीक, 10 का हुआ है। 2 इसलिए गए कि हिंदी पर काम नहीं कर रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस में गए। हमने बोला था हिंदी पर काम करने के लिए, नहीं काम किए, गए। तो ये याद रखना कि मिस्टर चैमियर जस्टिस। अब लोअर कोर्ट के जजेस को जस्टिस नहीं बोलते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को क्या बोलते हैं, जस्टिस। लोअर कोर्ट में जस्टिस नहीं बोला जाता है, ये दे आर मेयर जजेस। ये अंतर होता है, ये हम बाद में बता देंगे इसका। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतना कि ये हो गया शुरुआत में। अब इस लाइन में अभी जो हमारे वर्तमान में जो एट प्रेजेंट जो है चीफ जस्टिस, इनका नाम है कृष्णन विनोद चंद्रन। ही इज फ्रॉम केरला, ही इज फ्रॉम केरला। ये पहले केरला हाई कोर्ट के जज थे और वहां से उठ के अब यहां आ गए हैं। ठीक है, तो आपको ये भी जानना चाहिए कि जो प्रेजेंट जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, केरला के। और इसके पहले कहाँ के हाई कोर्ट के जज थे, वो केरला हाई कोर्ट के जज थे। और कितना क्रम है उनका, सीरियल नंबर कौन सा है उनका चीफ जस्टिस का, जैसे चैमियर साहब नंबर 1। ठीक है, तो जो ये है ना अभी, ये ही इज 44th। 44th द चीफ जस्टिस। याद रखिएगा, चीफ जस्टिस नहीं होते हैं, जब भी होते हैं तो क्या होते हैं, द चीफ जस्टिस होते हैं। 44th द चीफ जस्टिस, बाकी में आप लगा दीजिएगा जस्टिस, लेकिन इनमें जो है क्या, इसलिए हम जानबूझ के मारे बीच में दिखाने के लिए, ताकि आपको ये ध्यान रहे ये वाला कि द चीफ जस्टिस कभी भी बोलेंगे तो द चीफ जस्टिस। ठीक है, तो 44th द चीफ जस्टिस कौन है, के कृष्णन विनोद चंद्रन। ठीक है, यह के 44th। अब इन 44th के बीच में कौन कौन लोग इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि कौन कौन से जजेस ऐसे हैं, जैसे कि अंग्रेजों की लाइन में सबसे पहले कौन भारतीय बना था हमारे स्वतंत्रता के पहले, कि कौन इंडियन था जो सबसे पहले पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना। इसके बाद स्वतंत्रता के तुरंत बाद जो है हमारा जो है चीफ जस्टिस कौन था, बिहारी कौन था जो पहला चीफ जस्टिस था पटना हाई कोर्ट का। ठीक है, ये महिला कौन थी जो पटना हाई कोर्ट में जज बनी, ठीक, वो महिला कौन थी जो पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी, और वो महिला कौन थी जो सुप्रीम कोर्ट गई पहली। ठीक है, तो एक तो 3 लेडीज हैं, उनका नाम याद रखना है आपको, कि पहली जज कौन थी जो पटना हाई कोर्ट की बनी, वो हम बाद में आएंगे, अभी शुरुआत करेंगे। लेट नहीं हो रहा ना किसी को, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है ना क्लास में। ठीक, तो सबसे पहले तो बाकी जज के साथ हम देख लेंगे, 3 लेडी का नाम याद रखना रहेगा बाद में, कि सबसे पहले जो जज बनी, ठीक है, मुजफ्फरपुर से थी वो। उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनी पटना हाई कोर्ट की, वो गुजरात से थी, राजकोट से,
जो पटना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी वो कहाँ से थी? गुजरात के राजकोट से थी। और इसके बाद जो मैडम यहाँ से सुप्रीम कोर्ट गई पटना हाईकोर्ट से, वो गया की रहने वाली थी। ठीक है, वो गया की थी, बेलागंज की। तो इन तीनों के बारे में बात करेंगे। फिर वो बिहारी जजेस कौन थे बिहार से? एक तो हमारे बगलगीर थे भोजपुर आरा से, वो थे जो सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बने, बिहारी। दूसरे बिहारी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, वो उनके फादर अटॉर्नी जनरल भी रह चुके थे, वो खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, और उनके बेटे अभी पटना हाई कोर्ट में जज हैं, और हो सकता है कि इंटरव्यू पैनल में वो भी रहे। यानी दादा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पिता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और खुद जो है पटना हाई कोर्ट के जज हैं। ठीक, और बिहार से हैं। तो एक तो उनके बारे में बता देंगे आपको, ताकि आप पूरा वेल अवेयर हो जाइएगा। इसके बाद एक जज थे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे, वो राजस्थान के थे, जो यहाँ से गए निकल करके और फिर जा करके वो इंडिया के चीफ जस्टिस बने। तो बिहारी दो थे जो चीफ जस्टिस बनते हैं इंडिया के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, और एक राजस्थानी थे जो पटना हाई कोर्ट से होते हुए फिर क्या बने थे आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो इतनी बातें हम क्या करेंगे अभी के क्लास में जान लेंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बुम बुम करने लगेगा। ठीक है कि हाँ चलो, कि सबसे पहला काम हमने किया कि हम पटना हाई कोर्ट के बारे में कुछ हद तक जान गए हैं। तो अभी जो हैं वो 44th हैं। कितने लोग जानते थे कि 44 चीफ जस्टिस हैं? ठीक ठीक है, तो एक और जो बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। तो इंटरव्यू को ना टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लीजिएगा। आपका इंटरव्यू किसी दिशा में जा सकता है, कोई अपना अनुभव बताएगा कि ऐसा नहीं होता है, वहाँ जजेस का मूड है, कब चेंज कर जाएगा ना आपका होश उड़ा देगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स भी देख करके जाना। कारण क्या है कि करंट अफेयर्स पर आपका ट्रेडिशनल सवाल बन जाता है। जैसे बहुत बार लोग बच रहे थे कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो डिमोलिशन वाला पर, ठीक है, नहीं बचिएगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो आ चुका है, और वहाँ कोई आपका धर्म मजहब क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फ्रैंक रहिएगा और बिना मतलब किसी बायसनेस के अनबायस्ड होकर के अपना जवाब दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और सरकार का जो फैसला आता है उसके साथ रहें। वहाँ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। ये हो गया कि अभी 44 है। दो चीज़ें और जो हम बताते हैं, पटना हाईकोर्ट के, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के आर्किटेक्ट कौन थे? बताओ। आर्किटेक्ट का मतलब वास्तुकार होता है। ठीक है, कौन थे? क्योंकि अभी हम बता के पूछते तो फिर 2-3 लोग हाथ उठा देते। पता था? ठीक, नहीं पता है ना? अब ठीक है, अब श्योर हो गए हम, अब बताते हैं। ठीक, इसके वास्तुकार जो थे JF, फिर कोई बोला? अरे हाँ हाँ, अब कहिए 2-3 को। ठीक, JF म्यूनिंग्स, क्योंकि आदत होती है हम लोगों की। JF म्यूनिंग्स ये इसके चीफ आर्किटेक्ट थे, और जो इनके एसोसिएट थे इनके एंड ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ पटना हाई कोर्ट, JF म्यूनिंग्स, एंड हीज एसोसिएट और हीज असिस्टेंट वाज AM मिलवुड। दोनों का नाम M से है, याद रखना। M फॉर म्यूनिंग्स एंड M फॉर मिलवुड। ठीक है, JF म्यूनिंग्स एंड हीज एसोसिएट और हीज असिस्टेंट AM मिलवुड। ठीक है, तो M एंड M इसको याद रखिएगा, M एंड M दिमाग में रखना, ताकि इससे क्या होगा कि घबराएगा नहीं। तो म्यूनिंग्स, ठीक है, JF म्यूनिंग्स, इतना भी बोल देंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। क्योंकि जिस पटना हाईकोर्ट के इतना आप गीत गाएंगे वहां जा करके, जैसे आपसे पूछा जाए क्या है क्लर्क बनना चाहते हो। एक बार हम पिछली बार यूट्यूब पर पढ़ाते समय असिस्टेंट बोल रहे थे, तो एक नीचे कि सर असिस्टेंट मत बोलिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लिखिए। मतलब वो चाह रहा था कि जो ऑफिसर है ना वो दिखे वहाँ। तो हमको केवल हंसी आई, हम कुछ बोले नहीं। मतलब वो साबित किया कि ऑफिसर हैं, ऑफिसर। हम हाँ हाँ एकदम, आप बहुत बड़े जो है वहाँ के तोप हैं। ठीक है,
तो ये इसलिए भी कि कम से कम इंटरव्यू में जाते समय आप थोड़ा सा ये रहिए, हम आपका मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि जॉब का मतलब जॉब है, पटना है और 70,000 रुपया महीना बिना कोई बहुत ज़्यादा काम किए कोई खराब चीज़ नहीं है। वर्क प्रेशर नहीं होता है, बहुत प्रेशर है वर्क का, हमको पता है कितना प्रेशर होता है, ठीक है। यहाँ पे जजेस के पास भी कितना प्रेशर होता है ये भी हमको खूब पता है, डीएम के पास भी कितना प्रेशर होता है, एसपी के पास भी कितना प्रेशर होता है, नहीं तो रोज मोबाइल छीनती घटनाएं जो है पटना में नहीं होती। दिन भर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ऑनलाइन रहना है 24 घंटे, सोते जागते सब समय, ठीक है। प्रेशर बहुत होता है वर्क का सब पर, ठीक। तो यहां 500 रुपए में नानी मरने लगती है कि स्कैम एक्सपोज्ड। एक इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर, हम कहे तुम्हारे से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ना मेरा झोला ढोते थे। आदमी नहीं बोलना चाहता है, नहीं तो फिर कहेंगे कि बहुत अकड़ू टाइप का एरोगेंट है। बोलना इसलिए पड़ता है ना कि पहले आपको जब ट्रेनिंग देते हैं ना दरोगा में, यहाँ राजगीर में डीएसपी को, तो हवलदार जो है ना माँ बहन की इतनी गालियां देता है दरोगा डीएसपी को कि सारी अकड़ निकल जाती है। आज वो निकलता है तो ऐसे करके, जब पासिंग आउट परेड के बाद, क्या डीएसपी साहब 2 साल इतना गाली दिया ना, तो समझ गया। तो जब आप मेरी क्लास में हैं तो पहले आपका जो अकड़ है ना उसको तोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि इंटरव्यू में 1-2 नंबर आपका क्या हो जाए, बढ़ जाए, नहीं तो उसी अकड़ में रह जाइएगा। तो इसको ध्यान रखना कि इसके मेन आर्किटेक्ट कौन है, जेएफ म्यूनिंग्स हैं, और उसके एसोसिएट कौन थे, वो ए मिलवुड थे। अब किस कंपनी को कंस्ट्रक्शन का ठेका दिया गया था, बिल्डर कौन था, ये तो हो गया आर्किटेक्ट, ये तो डिजाइन बना दिए ना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये पर क्या कर दिया गया, इसका बिल्डिंग बना दिया गया, ठीक है। कि आप शुरू में एंट्री करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे, तो पटना हाईकोर्ट यू शेप में है। किस शेप में है, यू शेप में। अगर मान लो कि पूछा गया कि वी शेप में है, डब्ल्यू शेप में है, किस शेप में है, ठीक है, इट्स इन यू शेप। ऊपर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो उसका बनाया गया था यू शेप। अब ये तो आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर यानी कि निर्माता कौन था इसका, कोलकाता की कंपनी थी मार्टिन एंड कंपनी, वही थी। बिल्डर वाज मार्टिन एंड कंपनी, ये मार्टिन बर्ड था, इसी कंपनी थी, मार्टिन एंड कंपनी कोलकाता, मार्टिन एंड कंपनी कोलकाता, ठीक है। उस समय कैलकाटा, आज के तारीख के हिसाब से, आज के शब्द के हिसाब से कोलकाता, आप कैलकाटा भी लिख सकते हैं, मार्टिन एंड कंपनी कैलकाटा, ये इन्होंने इसका निर्माण कराया था, ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तर्ज पर। तो वास्तुकार जिन्होंने उसको डिजाइन किया और उस डिजाइन के अनुसार जिन्होंने बनाया वो कौन थे, कैलकाटा के मार्टिन एंड कंपनी। इतना हो गया कि पटना हाईकोर्ट के बारे में आप काम भर चीजें, किस रोड से आप आए हैं, तो सर हम बेली रोड से आए हैं, जिसका नाम अब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्क कर दिया गया है। तो अच्छा बताओ कि बेली कौन थे, तो ये बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर, जिनको कि 1912 में बनाया गया था बंगाल से अलग होने के बाद। तो जजेस क्या सोचेंगे मन में, अब आप घुसे, अच्छा जो सड़क से आप आए हैं कि उसे क्या कहते हैं, तो सर बेली रोड कहते हैं। किनके नाम पर है बेली, अब पहले ही बार में जो है ऐसे हो गया, ठीक हो गया आपका काम। तो मॉक इंटरव्यू जब आप देंगे तो सबसे पहले तो चेहरा मुस्कुराता रखेंगे, 10 सवाल दागा, एक का भी जवाब नहीं दे पाए, मुस्कुराते रहिए, इतना याद रखना। आंखें झुकी, वो क्वेश्चन पूछे आपको नहीं आया और आपकी नजरें नीची हुई, वो समझ गए कि ये 555 में नहीं है, नहीं सर, सॉरी सर आई डोंट नो, या सॉरी माय लॉर्डशिप आई डोंट नो, ठीक है। ये चेहरा उस समय एकदम ऐसा ही हो जाए, अभी देखिए अकड़ा रहे थे हम, अभी कैसे ऐंठ रहे थे कि झोला उठा के तुम्हारा जैसा लोग चलते हैं, ठीक है, वो जानबूझ के था, वो इसलिए था कि थोड़ा अकड़ जो है आपकी क्या हो जाए, टूटे। अभी भी अंदर आ रहा होगा किस लोग के, बिहार है ये, तो कुछ लोग क्या आ रहा होगा, साला बहुत ऐंठ रहा है, ऐठो, सोचते रहो, उसमें कोई फर्क पड़ता है। तो लेकिन जब आप जजेस के सामने जाएंगे तो अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन पर अगर आपको नहीं उसका आंसर आया, तो सॉरी माय लॉर्डशिप आई डोंट नो। अभी दिखा मेरा फेस का एक्सप्रेशन, कितना सीधा आदमी है और ऐसे कितना कमीना आदमी है, ठीक। तो वहां पर जहां आपको जीत हासिल करनी है, इफ यू लिव इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष। कैसे होता है, अपने से कमजोर को देख करके हम लोग एक लात मार देते हैं,
और जहां अपने से ताकतवर है भैया। ठीक, तो ये इंसानी फितरत होती है कि जैसे ही कोई आ गया, चल हट यहां से, भाग यहां से, ठीक, अजज साहब वगैरह आ गए सर जी सर। सबसे दोहरे चरित्र के लोग यही होते हैं, जो अपने से कमजोर आदमी को गरिया के भगाते हैं और अपने से ताकतवर के आगे जो है कमजोर हो उसकी भी इज्जत कीजिए। आप अगर कोई मोची हैं जो आपका जूता साफ कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, उनकी इज्जत कीजिए। कभी वर्कर जो रोड पर जो झाड़ू मार रहे होते हैं, जाके उनको कभी थैंक यू बोल दो। वैलेंटाइंस डे आ रहा है, उन्हीं को जाके गुलाब दे दो कि आपके कारण अब मेरा पटना पहले से साफ हो गया है। डीएम साहब 2 महीना न रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे सफाई कर्मचारी 5 दिन न रहें बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो कभी मन करे उन्हीं को जाके थैंक यू बोल दो कि आप लोग बहुत अच्छा से रोड अब साफ करते हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, तो ये आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। ठीक है, जज हैं, जज ने चढ़ करके डांट दिया आपको, आपकी गलती नहीं है, ठीक है, हमको नहीं डांट पाएंगे क्योंकि हम उनसे ज़्यादा दुगनी आवाज़ में चिल्ला देंगे। क्यों? आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार देता है। केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं देता है, आपको हम पर चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक हम गलत नहीं। सजा दीजिए, सजा का प्रावधान है कि हमको जो है 10 साल की सजा मिलनी चाहिए, तो चिल्लाओ मत, 10 साल के जेल भेजो चुपचाप। ठीक है, चिल्लाने का अधिकार, मारने का अधिकार तुम्हारे बाप को भी नहीं है। अगर सजा का प्रावधान है 10 साल, भेजिए चुपचाप, बात खत्म कीजिए। लेकिन चूंकि आप डर रहे होते हैं, तो 10 साल डाल देगा तो फिर हम करेंगे, तो हाथ जोड़े रहते हैं। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी सही होगी तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। यहां से अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अब आ जाते हैं जजेस पे। इतना ध्यान आ गया, याद रहेगा? क्या लाइन बताए थे? तो आप लिखी नहीं है? अच्छा, तो आपको लिखना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, हमको याद है, लेकिन यहाँ पर दिखा देते हैं। कहाँ? यहाँ है, चार्ल्स हार्डिंग सेकेंड। इनके दादा जो थे ना, हार्डिंग वन, ये भी जो है डलहौजी के पहले जो है वही गवर्नर जनरल थे, हार्डिंग वन। ये उनके दादा थे, बाप नहीं। दादा पोता दोनों हार्डिंग वन और हार्डिंग टू थे। ठीक है, चार्ल्स हार्डिंग ऑफ पेनशर्ट्स कहते हैं, लेकिन ठीक है, आप लोग के लिए चार्ल्स हार्डिंग सेकंड सही रहेगा। अब बढ़ें, ये देख लिए हम लोग, फाउंडेशन स्टोन ऑफ पीएससी वाज लेड ऑन 1 दिसंबर 1913, 1 दिसंबर एड्स डे है। एडवर्ड चैमियर जो है वो कौन है? फर्स्ट द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। अब हो गया। के विनोद चंद्रन 44th हैं, जो मेन आर्किटेक्ट कौन है? वो जेएफ म्यूनिंग्स है, और इनके एसोसिएट कौन थे? मिलवुड थे, एम मिलवुड। मार्टिन एंड कंपनी जो थी वो क्या है? पटना हाई कोर्ट की बिल्डर है। अब हम लोग यहां आ जाते हैं। पहले जो इंडियन चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के, ठीक है, फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस, फर्स्ट इंडियन, यहां द नहीं लगाएंगे क्योंकि इंडियन है, या लगा भी सकते हैं चलेगा। फर्स्ट इंडियन द चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। फर्स्ट इंडियन द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, जस्टिस सैयद फजल नहीं है, फजल अली, फजल अली। ठीक है, वो फजल नहीं लिखते थे, फजल लिखते थे, FAZLALI, फजल अली। ये हमको लगता है 1943 या 44 के आसपास थे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। सैयद फजल अली, ये 1940 के बाद वाले फेज में आए थे। तो कहाँ? 1916। ठीक, उसके बाद जो है ये क्रम में जो है आए थे, आगे चल करके 3 या 4 देश के बनने के बाद आए थे ये। और ये पहले इंडियन जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ क्या थे? पटना हाई कोर्ट, सैयद फजल अली। ये स्वतंत्रता के पहले थे, स्वतंत्रता के, यानी तब जो है हमारा देश गुलाम था उस समय, लेकिन ये इंडियन द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। ठीक, ये यही के थे। मतलब जो बंगाल साइड है ना, मतलब उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी था, ये भेजा गया था। जो बिहारी जो बने स्वतंत्र ये में, मतलब स्वतंत्रता के बाद, वो जो थे झाजी थे। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है,
ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस उससे जस्ट पहले एक मनमोहन करके थे, मनमोहन अग्रवाला, मनमोहन, तो लेकिन वो ईसाई बन गए थे, वो मारवाड़ी थे लेकिन हिंदू से क्या बन गए थे, ईसाई। तो क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाला थे वो, लेकिन वो इनके बाद वाले फेज में आए थे फजल अली के, तो फर्स्ट नहीं हुए, वो सेकंड हुए। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है 1950 में अप्रैल में बने थे, अप्रैल से लेकर 52 तक थे ये। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, हमारा संविधान बनने के बाद, जो पहला बिहारी जो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, ठीक, बिहारी लिख दे रहे हैं लेकिन यहां पर इंडियन ही डालना ज्यादा अच्छा रहेगा, इंडियन द चीफ जस्टिस वाज पंडित लक्ष्मीकांत झा। ये बिहार के एडवोकेट जनरल थे और बिहार के एकमात्र एडवोकेट जनरल जिनको सीधे चीफ जस्टिस बना दिया गया था। ये पहले क्या थे, एडवोकेट जनरल, ही वाज एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार, ही वाज एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार। आर्टिकल 265 में होता है ये, याद रखना, एडवोकेट जनरल आर्टिकल 265 में ये एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार थे। ये पटना हाईकोर्ट के एकमात्र चीफ जस्टिस हैं जो एडवोकेट जनरल से सीधे क्या बना दिए गए थे। एक होता है ना कि जज बनते हैं तब जाके चीफ जस्टिस बनते हैं ना, एडवोकेट जनरल को सीधा क्या बना दिया गया था, बिहार का चीफ, पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस। याद रखिएगा इस फैक्ट को, ठीक है। पूछे ना पूछे, आप में से कुछ को लग रहा होगा कि अब थोड़ा ज़्यादा डीप हो रहे हैं, लगने दीजिए, ठीक। अभी जी पहले तो पीके साई थे यार, अभी पता नहीं, अभी मेरे दिमाग में नहीं है, कोई होंगे अभी, फिलहाल अभी नाम से दिमाग से उतर गया है, बता देंगे हम। तो एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार थे कौन, पंडित लक्ष्मीकांत झा। ये पहले बिहारी थे जो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए थे। आर्टिकल, अच्छा ठीक है 165, सॉरी हाँ वो निकल इसमें आ गया दिमाग में, 165, हाँ ये स्टेट वाले में है आर्टिकल 165, थैंक यू। हाँ आर्टिकल 1 वो लिखने में चला गया, नहीं तो फिर 266 जो है वो आ जाएगा उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, संचित निधि में। हाँ 165, हाँ जो बिहार के जो पहले जो वकील होते हैं ना बिहार सरकार के, जैसे कि इंडिया के लिए अटॉर्नी जनरल होते हैं ना भारत सरकार के लिए एजी, वैसे ही राज्य के लिए एडवोकेट जनरल होते हैं। जो राज्य का सब सरकारी वकील जो होता है ना, सबसे बड़ा सरकारी वकील, वो एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक। आर्टिकल 165, बोलिए और कोई दिक्कत, असमंजस में क्यों है? हाँ तो ये सरकार के वकील होते हैं, ये जज नहीं होते हैं, ये वकील होते हैं, ठीक। जैसे कैसे होता है कि किसी प्रख्यात जो न्यायविद होते हैं उनको ज्यूरिस्ट को बना दिया जाता है जज सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी का प्रयोग करते हुए इनको शुरुआत में क्या बनाया गया था 1950 में, एडवोकेट जनरल थे, और सीधा इनको प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कर दिया, इनको अपॉइंट कर दिया पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में, ठीक। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी जो है जजेस साहब को होना पड़ेगा, ये उस समय कर दिया गया था। हाँ वो शुरुआत करते हैं, जैसे देखिए एक तो लोअर जुडिशरी में आ गए, लोअर जुडिशरी के थ्रू करते 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 बात नहीं क्या, हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक तो तरीका वो हो गया कि उसमें वो प्रमोशन पा करके आगे चले गए अपना हायर जुडिशरी में। दूसरा होता है कि आप जो है 7 साल तक जो है वकालत करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद एज ए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, ठीक है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हम केसेज में अपीयर हो रहे हैं, ठीक। तो 7 साल तक कंटिन्यूअस लॉयर होने के, एडवोकेट होने के बाद आपको जो है हायर जुडिशरी का एग्जामिनेशन होता है, आप उसको में बैठिए, आप सीधे पटना हाईकोर्ट के जज बन जाइएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा 10 साल तक आपने वकालत की, तो जैसे कैसे होते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, ठीक, तो कॉलेजियम सिस्टम 2 प्रकार का होता है, वो सब हम बता देंगे आगे चल के, ठीक है। एकदम बिल्कुल पहुंचा सकता है, बिल्कुल दोनों के थ्रू जाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पहले आपको हायर जुडिशरी में जाना पड़ेगा,
उसके बाद प्रमोशन पाके आप जो है उसमें हाई कोर्ट में जाइएगा। ठीक, कई तरीके हैं। क्या बात कर रही है हाई कोर्ट की, आगे सब जुडिशल कोर्ट में। ठीक है, इसको करा लेते हैं। उसका जितना आप करेगा क्वेरी, हम जो अगले कुछ दिन जाएंगे ना तो सारा चीज़ हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, कि लॉयर में, एडवोकेट में, बैरिस्टर में क्या अंतर होता है वो सब बता देंगे। पहले जो जा रहे हैं जिस दिशा में उसमें जाने दीजिए, नहीं तो पूरा ब्रेक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि जो पहले बिहारी चीफ जस्टिस पटना के वो कौन थे? लक्ष्मीकांत झा, जस्टिस लक्ष्मीकांत झा थे। फिर ये आगे बढ़ा, ये जो है लक्ष्मीकांत झा जी के बाद जो है आगे हम लोग बढ़े तो एक जज हुए बिहार से, मतलब पटना हाई कोर्ट के, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा आरा के थे, रियासत से थे वो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। तो जस्टिस भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, बीपी सिन्हा, जस्टिस ललित मोहन शर्मा। ठीक है, मिस्टर जस्टिस ललित मोहन शर्मा। और इसके बाद मिस्टर जस्टिस लक्ष्मीमल लोढ़ा। अमित लोढ़ा का नाम सुने हैं ना, खाकी, लक्ष्मीमल लोढ़ा। ये 3 जजेस पटना हाईकोर्ट के ऐसे रहे हैं जो आगे चल के भारत के चीफ जस्टिस बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से ये दोनों बिहारी हैं। ही इज फ्रॉम आरा और ही इज फ्रॉम गया। ललित मोहन शर्मा जी के पिताजी अटॉर्नी जनरल थे भारत के, लाल नारायण सिंह, लाल नारायण सिंह। और इनके जो बेटे हैं अभी पटना हाईकोर्ट के जज हैं, जस्टिस पार्थ सारथी, जस्टिस पार्थ सारथी। अभी जो एक फैसला आया था कि कास्ट सेंसस बिहार में सही है या गलत है, तो 2 जजेस का बेंच बैठा था, 2 जजेस का बेंच बैठा था, 2 सदस्यीय खंडपीठ। और उसमें एक थे चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन, और जो दूसरे जज थे वो इन्हीं के बेटे जस्टिस पार्थ सारथी। तो इनके पिता जो थे वो भारत के अटॉर्नी जनरल लाल नारायण सिंह थे। ये खुद क्या हैं, चीफ जस्टिस रहे, और इनके बेटे अभी पटना हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। यही कारण है कि हमारे इंडियन जुडिशरी पर भाई भतीजावाद का इल्जाम लगाया जाता है कि फादर अटॉर्नी जनरल हुए, बेटा को वकालत पढ़ा दिया और बचपन से तैयार कर दिया, उस टाइप से बच्चा जो है एक्सपीरियंस होल्डर हो गया, और वो जो है आगे चल करके क्या बन गया, हाई कोर्ट का जज। और उसका फिर कहाँ पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट, कम उम्र में चीफ जस्टिस हो गए, कम उम्र होने के कारण। और फिर जो है इनके बेटे जो है वो पटना हाई कोर्ट के जज हो गए हैं, पार्थ सारथी जी। तो इससे आरोप लगाया जाता है कि आप एक 300-400 लोगों की फैमिलीज ने क्या कर रखा है, इंडियन जुडिशरी पर कब्जा कर रखा है। और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोलेजियम सिस्टम को तोड़ते हुए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई थी कि हम आपका कोलेजियम सिस्टम चलने नहीं देंगे। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी को क्या किया, भंग कर दिया, और कहा कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज नल, मतलब उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, और वो खत्म हो गया। यानी 99वां संशोधन 99 के फेरा में चला गया। ठीक, अभी जुडिशरी और जो भारत की जो सरकार है उसके बीच में रस्साकसी चल रही है इसको लेकर के अभी। ठीक है, खैर उस पर वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इतना रखिएगा, ये सिर्फ हम एक जानकारी दे रहे हैं। ये तीसरे जज थे LM लोढ़ा, राजस्थानी थे, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए, और आगे चल के ये भी क्या बने, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ही क्या बने हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तीनों। तो ये जो थे इंडिया के 6ठे चीफ जस्टिस थे, ये 24वें थे। जो 2 बिहारी बने हैं, अभी तक केवल 2 ही बिहारी जो है CJI बने हैं, जस्टिस BP सिन्हा आरा से, ठीक, और उसके बाद जो है जस्टिस ललित मोहन शर्मा। ये 2 ही लोग बिहारी हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये 6ठे मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, और ये 24वें, 6 and 24। करण राज मेहता ने बोला ऑल्सो बिल्ट गवर्नर हाउस एंड सेक्रेटेरिएट। ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो बताया है एक स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट है करण राज मेहता, उन्होंने कहा है मेहरा
कि जो सेक्रेटेरिएट का जो भवन है और जो गवर्नर्स हाउस है, इन सबका भी आर्किटेक्ट कौन थे? जेफ म्यूनिक्स जो थे वो थे, और उनके सहयोगी कौन थे? मिलवुड थे। क्या ठीक है? तो ये याद रखना, ये सब ये दिमाग में रहेगा आपके कि अब तक पटना हाईकोर्ट से कितने लोग चीफ जस्टिस बने हैं? 3, जिसमें 2 बिहार से ही थे, और लोढ़ा साहब कहाँ से थे? राजस्थान से। ठीक है, जस्टिस LM लोढ़ा। ठीक, अब आते हैं लेडीज पर कि वो कौन 3 लेडीज हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। सबसे पहले ये, इसमें से RM लोढ़ा तो चीफ जस्टिस थे ही, बाकी दोनों जजेस थे। जैसे कैसे अभी नसरुल्लाह साहब जो सीधे चीफ जस्टिस हुए बिना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ठीक, तो ये कोलेजियम सिस्टम है जो उसको तय करके वहां ले जाता है। तो जो शुरू वाले दोनों थे जजेस थे। फिर जैसे कि BP सिन्हा जो थे वो नागपुर के, उस समय मुंबई नहीं, नागपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने अपने टाइम में, और वहां से फिर चीफ जस्टिस होकर गए थे यहाँ पटना हाईकोर्ट में। दोनों जजेस थे शुरू वाले दोनों। ठीक, ये फिर दूसरे का गए चीफ जस्टिस बने, फिर वहां से एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे। RM लोढ़ा साहब यही पटना के चीफ जस्टिस हुए थे। ठीक है, पटना हाईकोर्ट के। अब क्लियर? चलिए, उतना नहीं जाना है, जितना बता रहे हैं बस उतना जानो, बाकी सब हमारे दिमाग में खुद ही रहता है कि आपसे वो कहाँ कहाँ पूछ सकते हैं। ठीक, तो जितना बता रहे हैं उस पर भरोसा रखिए। पहला, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह, मुजफ्फरपुर की थी, वकील थी। जस्टिस इंदु प्रभा सिंह वकील थी। इनके पापा जो थे वो पटना हाईकोर्ट के बहुत बड़े वकील थे। ठीक है, महेश नारायण सिंह। पिता के कदम चिन्हों पर चली, और वकील रहते रहते ही इनको एलिवेट कहाँ किया गया? सीधे पटना हाईकोर्ट में। ठीक, तो वकील रहते हुए, चूंकि एक होता है ना कि इतना नाम कमा लेते हैं लोग कि सीधे जो है सरकार क्या करती है आपको, मतलब सरकार का मतलब राष्ट्रपति, कि वो जो है आपको अनुशंसा पर सीधे ये कर देते हैं। पटना हाईकोर्ट में ये लंबे समय तक रही जज, लेकिन ये कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाई। ठीक है, तो पहली बार पटना हाईकोर्ट को कोई महिला जज कब मिलती है? 1990 में। सोच लो कब बना था पटना हाईकोर्ट? 1916 में। एक महिला जज के लिए पटना हाईकोर्ट का रास्ता रह गया 1990। सोचिए, पुरुष प्रधान समाज, तो हम तो बोल ही रहे हैं। ठीक, तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। तो ये सोचेगा कि कोई आपको ढकेल ढकेल को वहां तक पहुंचा जाएगा, नहीं, आपको अपने लड़ना पड़ेगा। सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, तो फिर वही टैग लग जाएगा कि जब तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया तब तक आप आगे आ नहीं पाई। ठीक है, तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह ये 1990 में फर्स्ट वुमन जज ऑफ पटना हाईकोर्ट। फर्स्ट वुमेन जज ऑफ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, इंदु प्रभा सिंह। उसके बाद पहली चीफ जस्टिस, द चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये गुजरात से थी। गुजरात से थी जस्टिस मिसेज रेखा मनहर लाल दोषित। ठीक है, मनहर लाल दोषित। पटना हाईकोर्ट को अपना पहली महिला चीफ जस्टिस मिलने में और 20 साल का इंतजार करना पड़ गया। रेखा मनहर लाल, मनोहर नहीं, मनहर लाल दोषित, फर्स्ट वुमेन द चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। ठीक है, बात नहीं, फर्स्ट वुमेन द चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, ये कौन थी? रेखा मनहर लाल दोषित। तो जस्टिस मिसेज रेखा मनहर लाल दोषित ऐसे करके बोलना रहेगा। ठीक है, अगर पुरुष हैं तो जस्टिस मिस्टर, ठीक, और अगर महिला हैं तो जस्टिस मिसेज। अगर कोई लेडी जज हो, सपोज ऐसे बोले, एक ही है शायद अभी, तो वैसे में आपको वहां पर माई लेडीशिप, माई लेडीशिप, माई लॉर्ड पुरुषों के लिए और माई लेडीशिप जो स्त्रियां होती हैं उनके लिए। ठीक है,
और अमूमन जैसे ग्रामेटिकली भी देखिएगा तो औरत शब्द खराब माना जाता है, ये सम्मानजनक नहीं होता है, स्त्री या महिला बोला कीजिए। अब कोई जानकारी के अभाव में बोल देते हैं कि औरतें जा रही हैं, तो अब लड़ने मत लगना कि वो चूंकि उनको जानकारी नहीं होती इसलिए वो बोल देते हैं। तो जस्टिस रेखा मनोहर लाल दोषित, फर्स्ट वुमेन द चीफ जस्टिस ऑफ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट, सी वाज फ्रॉम राजकोट गुजरात। ये वहीं से थी जहां से राजकोट के दीवान के बेटे महात्मा गांधी थे, रेखा मनोहर लाल दोषित। अब वो जज ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस तो नहीं बनी यहां, लेकिन वो आगे कहां गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गई। जस्टिस मिसेज, मतलब इनके नाम के आगे भी मिसेज रहेगा, ज्ञान सुधा मिश्रा, ठीक है। 1994 में ये सुप्रीम कोर्ट में गई एलिवेट होकर के। शी वॉज एलिवेटेड टू, प्रोमोटेड बचना चाहिए, अंग्रेजी में क्या लिखना चाहिए, शी वॉज एलिवेटेड टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 1994। जस्टिस मिसेज ज्ञान सुधा मिश्रा बिहार से थी, ये भी बिहार से थी, इंदु प्रभा से भी बिहार से थी, ठीक है। और ये जस्टिस रेखा मनोहर लाल दोषित, पटना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस जो थी, वो जो थी आपको वहां से थी। दीपक मिश्रा थे, दीपक बाबू, लेकिन वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे। वैसे वैसे ढेर जज गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, दीपक मिश्रा नहीं, ये दूसरे वाले दीपक मिश्रा थे, वो कहाँ चीफ जस्टिस बने थे, जज बनी, चीफ जस्टिस नहीं बनी। शी वॉज एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी वो, ठीक है। इसका मतलब वो एलिवेटेड टू, जैसे कि दो दीपक मिश्रा हुए, हाँ हाँ ठीक है, जाइए, तब तो पूछे थे कि कौन लोग जॉब वाले हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो जैसे एक है दीपक मिश्रा जी, वो भी गए, जैसे कि एक दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए थे, दीपक, ठीक है। एक अरुण मिश्रा भी थे, जस्टिस अरुण मिश्रा, तो वो तो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए थे, और वो उत्तर प्रदेश से थे, ठीक। तो बोल रहे हैं वो दीपक मिश्रा जी के बारे में, तो एलिवेट तो हुए थे दीपक मिश्रा, और एक दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने थे, तो अब वही थे या दूसरे थे ये हम अभी क्लियर नहीं है, इतना फिलहाल ध्यान में रखना। 3 जो लेडी जस्टिस हैं ये ध्यान रहेगा, कौन कौन, इंदु प्रभा सिंह, रेखा दोषित, ठीक है, जो चीफ जस्टिस बनी, और ज्ञान सुधा मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। तो एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है कि वहां वो जज ही बन के गई, कौन, नहीं नहीं, केवल सुप्रीम जज, हाँ जज बनी, ठीक है, वो केवल सिंपल जज रिटायर कर गई, ठीक। आपको जो चीफ जस्टिस बनने के लिए बेहद कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, तो हाँ नहीं, ये इसके बाद यहाँ से जहाँ गई तो वहाँ पर चीफ जस्टिस बनी, किसी दूसरे मतलब स्टेट में गई थी, तो वो अभी ध्यान नहीं है हमको, कि पटना हाईकोर्ट में जज ही थी ये, ठीक है। उसके बाद एलिवेट होकर कहीं चीफ जस्टिस बनी, और वहाँ से फिर जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये मुश्किल से 1 महीना रही थी पटना में, और तुरंत इनको दूसरी का ट्रांसफर कर दिया गया था, और कहाँ गई थी अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ चीफ जस्टिस बन के आगे बनी थी वो, और फिर वहाँ से एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट में गई थी, ठीक है। इतना नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ना अपने एग्जामिनेशन पर्पज से 3 चीज़ें ये दिमाग में रखना है कि इंदु प्रभा सिंह जो थी वो क्या बनी थी, पहली महिला जज बनी थी 90 में। 20 साल के बाद गुजरात की रेखा दोषित जो थी वो पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनी, और 1994 में पटना हाईकोर्ट में पहले जज रह चुकी ज्ञान सुधा मिश्रा जी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। अगर चीफ जस्टिस बनती, चीफ जस्टिस जो थे वो एक जो नाम पहले बताया बीपी सिन्हा, उसके बाद ललित मोहन शर्मा, और अभी एक स्टूडेंट जो है वो बता रहे हैं दीपक, कि दीपक मिश्रा जो है वो पटना हाईकोर्ट में थे, पटना हाईकोर्ट में थे। और जहाँ तक हमको जानकारी है 2 दीपक मिश्रा, मतलब जो पटना वाले थे वो तो जज बने थे, और एक दूसरे जो थे उनको क्या बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो मैं भी या तो यही हूँ, क्योंकि जहाँ से हम देखे हैं वहाँ पूरे जानकारी में था कि कितने बिहारी जो हैं वो वहाँ गए हैं, तो उसमें दीपक मिश्रा को केवल सुप्रीम कोर्ट का जज दिखाया था, और एक दीपक मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। तो हो सकता है कि या तो 2 लोग हो या 1 हो, तो भी हम बता देंगे आगे की क्लासेज में। इतना अभी दिमाग में आया, ठीक है। इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा पटना हाईकोर्ट से संबंधित, कि हाँ बोलिए
कौन? दीपक मिश्रा जी। और बाकी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने कि नहीं, ये हम जानना चाह रहे हैं। बने तो ठीक है, तो कर लीजिएगा उनको 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दीपक मिश्रा को जोड़ लीजिए उसमें, जहाँ बताया है ना, ठीक किए, बता दिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ हम देखे तो वहाँ पर अभी नहीं दिया हुआ था, एक जोड़ लेना उनमें। RM लोधा वाले ये में 4th में दीपक मिश्रा जी, मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा। मे भी अरुण मिश्रा के चक्कर में हम गड़बड़ा गए हों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने थे अरुण मिश्रा, बाद में मानवाधिकार आयोग में शायद उनको भेजा गया था या क्या। हाँ, ये 4th दीपक मिश्रा, थैंक यू जो भी हैं दीपक, ठीक। तो दीपक मिश्रा पटना हाईकोर्ट से तो थे, ठीक है, और हमको लगता है कि मोस्टली या तो यूपी से थे या जो भी, क्योंकि वहां मेंशन रहता है थोड़ा सा फैक्ट, इसको कर लीजिएगा दीपक मिश्रा, ठीक। इतना ज्यादा नहीं, हाँ बोलिए। मुजफ्फरपुर से, इंदू प्रभा से मुजफ्फरपुर से थी, उनका हम जान रहे थे, यहाँ से मुजफ्फरपुर से थी वो। गांव का नाम भी भूल गए उनका, जब वो लोग बनी थी तो काफ़ी फेमस हुई थी कि मतलब वकालत कर कर के इतना नाम कमा ली थी कि उनको एलिवेट किया गया था सीधे, ठीक है। ये भी तरीका बता देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम होता है ना, दोनों अलग होता है, याद रखना, बाद में बताएंगे उसको हम। सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, और जो हाई कोर्ट जजेस को चुनने का जो कोलिजियम होता है उसमें केवल 3 ही जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि ये सारी चीजें दिमाग में रहेंगी अब इसको, कि जो बिहार के, और हाँ, जब 1936 में 1 अप्रैल को, अप्रैल, जब बिहार जो है, थोड़ा सा और कुछ फैक्ट है उसको देख लेते हैं, कि जब यहां पर पहले गवर्नर बनाए गए, फर्स्ट गवर्नर, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, पहले गवर्नर, इनका नाम था जेम्स डेविड सेफ्टन, जो बेली थे, ही वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर 1912। 36 में जब उड़ीसा को अलग कर दिया गया हम लोगों से, तो बिहार के गवर्नर कौन बने? जेम्स डेविड शिफ्टन बने, जेम्स डेविड शिफ्टन। बिहार रिगार्डिंग एकदम अपनी जानकारी दुरुस्त रखिएगा, आपसे वो आशा करेंगे कि आप अपने स्टेट के बारे में जानते हैं, अपने स्टेट के बारे में जानते हैं, इसको याद रखिएगा। 1 अप्रैल 1936, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार व्हेन उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। तो जो बेली थे वो बिहार और उड़ीसा दोनों के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, बिहार और उड़ीसा दोनों के। 1912 से लेकर के 1936 तक बिहार और उड़ीसा एक साथ रहे थे, झारखंड था ही अपने में। तो ये पहले गवर्नर हुए शिफ्टन, और पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हुआ? बेली, ठीक है। तो बेली एंड शिफ्टन, ये याद रखिएगा। अब जो उड़ीसा हाईकोर्ट था वो पटना हाईकोर्ट से कब अलग हुआ? कौन बताएगा? अगर मान लो पूछ ही दिया कि पटना हाईकोर्ट में आए हो, सर हम इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ना चाहते हैं, मेरा सौभाग्य होगा, दिस डेट होगा, फेंकेंगे पूरा आप, तो वहां पर, और वो भी समझेंगे उस चीज को कि वाह बेटा बहुत अच्छा बोल रहे हो, ठीक। तो पूछ देंगे कि अच्छा बहुत जुड़ने की इच्छा है, तो बताओ तो कि उड़ीसा हाईकोर्ट जो है वो पटना हाईकोर्ट से कब अलग हुआ था? ठीक है, 26 जुलाई 1948। राज्य कब अलग हुआ था? 36 में। उसके 12 साल के बाद उड़ीसा हाईकोर्ट अलग हुआ था पटना हाईकोर्ट से। टोटल जब शुरुआत में पटना हाईकोर्ट की शुरुआत हुई थी तो 6 जजेस थे पटना हाईकोर्ट में। 1913 में 16 में कितने जजेस थे? 6 जजेस थे। और जब उड़ीसा के साथ हम लोग का जब ये हुआ तो 1936 से लेकर के और आगे तक टोटल 12 जजेस थे। 11 पटना हाईकोर्ट में और 1 कहाँ बैठता था? वो उड़ीसा के लिए। इस तरह से होता था 11 + 1। सोचिए कि ज़्यादा लोड कहाँ रहता था? यहाँ वाले में। तो 26 जुलाई 1948 को पटना हाई कोर्ट और उड़ीसा हाई कोर्ट सेपरेट हुआ था। याद रहेगा, इसको ध्यान देना। अब एक और, रांची सर्किट। रांची सर्किट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1972। 1972 पटना हाई कोर्ट का रांची सर्किट। रांची सर्किट ऑफ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। ठीक है, इसको परमानेंट कर दिया गया 1976 में।
रांची सर्किट को परमानेंट कर दिया गया। इसको परमानेंट कर दिया गया, ठीक। और इसको सेपरेट कब कर दिया गया? इसको सेपरेट कर दिया गया 2000 में, जब रांची हाईकोर्ट बन गया, ऑनरेबल रांची हाईकोर्ट, RHC, ठीक है। 2000 में अलग हो गया, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इसका गठन हुआ, ऑनरेबल रांची हाईकोर्ट। ये सर्किट के रूप में कब अलग हुआ था? खंडपीठ के रूप में कब बना था? 1972 में। परमानेंट कब कर दिया गया था उसको? 4 साल के बाद, 1970। और उसको अलग कब कर दिया गया? पटना हाईकोर्ट से। तो पटना हाईकोर्ट से दो जो हैं हाईकोर्ट निकले हैं। 1948 में ओडिशा हाईकोर्ट, अब ओडिशा नाम हो गया है, ओडिशा हाईकोर्ट अभी भी ओडिशा ही कहलाता है। और रांची जो है मतलब ये सॉरी रांची नहीं, इसको झारखंड हाईकोर्ट कीजिएगा, गलती से रांची लिख दिए हैं, इसको झारखंड कर लीजिएगा। झारखंड हाईकोर्ट इन रांची, झारखंड हाईकोर्ट इन रांची, उस समय रांची सर्किट बोलते थे, अब नाम पड़ गया झारखंड हाई कोर्ट इन द ईयर 2000। किस एक्ट के तहत? बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत झारखंड हाईकोर्ट का गठन हुआ है, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और पटना हाईकोर्ट का गठन हुआ है, एक छोटा सा एक्ट लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, उसको 1935 से 1919 मत जोड़िएगा, 1915 एक एक्ट ही आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत पटना हाईकोर्ट का गठन हुआ था। अगर पटना हाईकोर्ट का गठन किस एक्ट के तहत हुआ है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ठीक है। इतना चीजें जो है ये कुछ कुछ काम वाली चीजें, ठीक। पूछे ना पूछे, आपका एक अब होने लगा ना कि हम पटना हाईकोर्ट के बारे में कुछ चीजें क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। कि तुम हमसे कभी पूछो कि भाई उड़ीसा हाईकोर्ट का कब सेपरेट किया गया था, तो 26 जुलाई 1948 को। कब झारखंड हाईकोर्ट को कब अलग किया गया था, तो साल 2000 में अलग किया गया था। अभी पटना हाईकोर्ट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस हो सकता है वो कितना है? 53। आपने बोला शेखपुरा, ओके, ठीक है। नाम दिमाग से उतर गया है, जिला याद रह गया आपका राजू सिंह के कारण, शेखपुरा। आप उस दिन बोले थे मौके में, इसीलिए याद रह गया। तो ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ और चीज़ें दिमाग में थी, अभी मिस कर रहा है बताने के लिए। हाँ, एक और चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या 53, हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस जो अलॉटेड हैं पटना हाई कोर्ट के लिए, डेट इज 53। अभी कितने हैं? 29 जजेस जो परमानेंट हैं और 14 जजेस जो अभी एडिशनल रखे गए हैं अलग से। 29 + 14 कितना हुआ? 29 + 14 कितना हुआ? 43। लेकिन मैक्सिमम कितना किया जा सकता है यहाँ पर? 53। तो जो मैक्सिमम अलॉटेड है वो कितना है? नंबर 53। यानी कि अभी भी 10 जजेस क्या हैं? कम हैं, ठीक है। 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में। तो जजेस की संख्या बढ़ाई जानी बहुत जरूरी है। पटना हाईकोर्ट के बारे में कहा गया था कि यह मील का पत्थर साबित होगा। पटना हाईकोर्ट में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले टेम्पररी नॉन परमानेंट जो चेयरमैन थे सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। और इसके अलावा भारत के पहले प्रेसिडेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भी पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो दोनों लोग, सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद जी, दोनों लोगों ने कहां पे प्रैक्टिस किया है? पटना हाईकोर्ट में। पटना हाईकोर्ट के बारे में कहा गया कि ये आगे चल के मिसाल कायम करेगा, और उसने कायम किया। क्या किया कि जो भारत का जो पहला संवैधानिक संशोधन हुआ है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज पास्ड इन द ईयर 1951, वो इसीलिए पास किया गया था क्योंकि पटना हाईकोर्ट का एक डिसीजन आ गया था, इसने अड़ंगा लगा दिया। पटना हाईकोर्ट भारत के संवैधानिक इतिहास में क्यों महत्व रखता है? क्योंकि इसका एक फैसला आया था 1950 में, और जिसके कारण नेहरू सरकार बाध्य हो गई पहला संविधान संशोधन लाने के लिए। कितने लोगों को पता था? अभी हम तुरंत पूछेंगे पता था तो क्या मामला था। हाँ, कंफर्म हो गया कि किसी को नहीं पता है, नहीं तो फिर बोलते कि सर हमको पता था। तो
इसीलिए हम पूछे कि अगर पता था तो बताओ किस लिए हुआ था। हुआ क्या था, दरभंगा महाराज का नाम सुने हैं? जो भी हो, किसी के लिए बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन कुछ मायनों में बिल्कुल बढ़िया नहीं थे। जमींदारों के फेवर में लड़ने के लिए मार किए हुए थे। किसानों में मधुबनी से एक विद्यानंद थे, स्वामी विद्यानंद मधुबनी के, उनको एकदम रगड़ने के चक्कर में पड़े रहते थे कामेश्वर सिंह दरभंगा वाले। 1950 में जब नेहरू सरकार एक्ट लेकर के आई, जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था, भूमि सुधार, उसको लेकर के पटना हाईकोर्ट में केस ठोक दिया दरभंगा महाराज श्री कामेश्वर सिंह ने। ठीक, उन्होंने एक PIL डाल दिया और कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन है। पटना हाईकोर्ट ने महाराजा कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज के फेवर में फैसला सुना दिया 1950 में। मजबूरी में केंद्र सरकार को 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। तो अगर कहेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पटना हाईकोर्ट, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके कारण आया था? आपके ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के निर्णय के कारण। इस निर्णय को बदलने के लिए नेहरू सरकार पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी, दैट वाज ऑन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। याद रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है ना। और किन्होंने उस पर यह किया था, केस किया था? अच्छा, महाराजा कामेश्वर सिंह बेनी माधव लिख रहे हैं। अच्छा, 44, वो लोग मतलब उन लोग का भी ध्यान देना होगा ना, ऑनलाइन वाले जो लिख रहे हैं। तो ये ठीक है। अब तो इतनी जानकारी पटना हाईकोर्ट के बारे में ठीक ठाक लगी, कुछ इजाफा हुआ, ठीक है। तो इंटरव्यू में याद रखिएगा कि जैसे लोग बोलते हैं कि अरे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए पढ़ने की जरूरत है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है उससे बूम बूम करना शुरू हो जाएगा। आपसे भले ही पटना हाईकोर्ट से एक भी क्वेश्चन न पूछा जाए, लेकिन मान लो कि अगर आपका पर्टिकुलर इंटरव्यू चला गया पटना हाईकोर्ट पर, फिर क्या कीजिएगा? मान लो कि आपने कहा कि सर इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात होगी, और ठीक उसी समय बोल दिया कि अच्छा क्या जानते हैं आप पटना हाईकोर्ट के बारे में, बताइए। अब बताना शुरू कीजिए कि सर पटना हाईकोर्ट का गठन इस समय ऐसे ऐसे ऐसे, इसके जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस ये थे सर, इसे 1948 में जो है उड़ीसा को अलग किया गया था हाईकोर्ट को, और सर 2000 में उसे झारखंड हाईकोर्ट को अलग किया गया था। सर यहाँ से जो है 4 जजेस जो थे पटना हाईकोर्ट से संबंधित, कि जो कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में बने मेल में, और फीमेल्स में जो है सर ज्ञानसुधा मिश्रा मैम गई, ठीक है। ऐसे कर करके, और पटना हाईकोर्ट की जो पहली थी, और वो मुस्कुराता हुआ चुपचाप दिखता रहेगा। इसके मेन आर्किटेक्ट जो थे ये थे, और इसका जो बिल्डर कंपनी थी जो जिसने कंस्ट्रक्ट किया था इसको, ऐसे है सर। पटना हाईकोर्ट यू शेप में है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस जो है अलॉटेड हो 53 है सर, लेकिन राइट नाउ देयर आर 44, 29 परमानेंट एंड नॉन परमानेंट आर 14। कहा बस 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 रुको, और उस वक्त कहेंगे अब तुम जाओ, कहेंगे काम हो गया। अरे बात समझ में, आपका इंटरव्यू कभी भी कहीं भी घूम सकता है, ठीक। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे, हम फिर बार बार बता रहे हैं, हम पेपर चेक कर रहे थे तब पर भी बोल रहे थे कि गंगा नदी में 2016 से लेकर अब तक काफ़ी पानी बह गया है। उस समय क्या हुआ था और अभी क्या होगा, ठीक है। बोलने का तरीका, आपका एंट्री करने का तरीका, आपके कुर्सी पर बैठने का पोस्चर, ठीक है। जैसे कि कोई आया और बैठा टेढ़िया करके, ना ऐसे ही हम अपना, ठीक, रिसेप्शनिस्ट हैं ही हम, तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, हम ये हैं, हम क्या, हम ठीक 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 है, आई बेग योर पार्डन मी लॉर्ड, बोलिए। तो हम ये हैं, शांत हो जाओ, ठीक है। ये हो, कहाँ के हो, लखीसराय के हो, बेगूसराय के हो, फलनवा के हो, उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता। उठा के या टांग के फेंक देंगे बाहर। माननीय पटना हाईकोर्ट, अगर ये जॉब चाहिए, नॉन ट्रांसफरेबल है, सुकून का जॉब है, अगर आपको किसी को टेंशन करने का मतलब नहीं है तो आपको भी कोई टेंशन देगा नहीं, ठीक। और बीपीएससी के कई जॉब से बेहतर है। लेवल 7 के जो जॉब, अगर कमाना है, मतलब अगर आपको घूसखोरी करनी है तो ये आपका अपना है कि हमको तो कमाना है भाई, हमको तो लूट लेना है पूरी दुनिया को, ठीक है। अब बाद में नियति निकालना शुरू करती है, आप कितना भी लूट लीजिएगा वो कहीं ना कहीं से आपका निकलना शुरू हो जाता है। इसको याद रखना, आप आज लूटोगे 20 साल के बाद आपके बच्चों पर फलना शुरू होगा। अभी तो बहुत अच्छा लगेगा,
20 साल 50 साल के बाद भी फूलता है, एक ब्रेक लग जाता है आपके वंश में ही, सब लूटा हुआ फिर कोई दूसरा मजा मारता है, और जो वो दूसरा मजा मारता है फिर उसका निकलता है। तो जो सुकून के कमाई में है, जैसे हुआ ना कि कई लोगों को इसमें कह रहे ये लोग स्कैम एक्सपोर्ट करा रहे हैं, 500 रुपया ले लिए इस क्लास के लिए और 500 अलग से मॉक के लिए, 2500 की बात चल रही थी। हमने बोला ना 1000, और दोनों को सेपरेट करो, जिसको केवल मॉक देना है वो अपना देगा मॉक, और जिसको इसमें पढ़ना है, अभी जो इनपुट आपको केवल एक क्लास में दिए हैं, कैसा लगा? मेरे मुंह पे नहीं, आप मना, आप एकदम आराम से मेरी बेइज्जती कर सकते हैं जैसे हम कर देते हैं, ठीक है? कि जो चीज़ है, इसके बाद आगे हम जो बिहार स्टेट है आपका आगे की क्लासेज में, कि जैसे आप किस जिले से हैं इस पर आपको काम करना। कुछ सुशील सर आपको बताए होंगे कि नाम से पूछेंगे, टाइटल से जो सरनेम से आपका पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपसे, कास्ट वो नहीं पूछेंगे, पहले हम बता दे रहे हैं, आप अपना कास्ट नहीं, बस वो पूछेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, वो देखते जाएंगे और वो 5 मिनट में आपको फेंक देंगे। इसलिए कई बार क्या होता है कि उनके पास जो है वो कई बार आपसे करंट अफेयर्स पर सवाल नहीं पूछ पाते हैं, ठीक है? क्योंकि उसी में उनको इतना मिल जाता है मटेरियल कि वो उतने में 5 मिनट 7 मिनट निकाल के हटा देते हैं कि चलो हटो अब हो गया। और ये मैंडेटरी नहीं है कि वो आपको मिनिमम 3 नंबर देंगे, वो आपको 0, 1 और 2 भी बैठा सकते हैं, और कोई उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये बीपीएससी नहीं है कि आपने जो है इतना नंबर कम क्यों दिया, उनसे कोई नहीं पूछने जा रहा, पूछने हिम्मत ही नहीं होगी पूछने की, ठीक? तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कोई भी जो साड़ी है जो जाएंगे अगर पहन करके, तो भोंडा नहीं दिखना चाहिए, आप खूबसूरत नहीं दिखनी चाहिए, आप डिसेंट दिखनी चाहिए उस दिन, ठीक है? तो जो चमचमौआ पीला वाला सब पहन के जो चली जाती हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा उससे बचिएगा, ठीक है? एकदम चमचम चमचम, यहाँ खेतान मार्केट मिलता है शादी ब्याह के टाइम में, थोड़ा सा बचिएगा। थोड़ा डिसेंट टाइप का, जो थोड़ा डार्क वाला जो स्लेटी टाइप का जो होता है, ठीक है, वो, या जो आप पर फबे, जो देख करके लगे कि हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन जैसे ही आप एंटर करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ कोई आ गया है, ठीक? तो वो अपना तरीका जो होगा वहाँ पर, हाथ थोड़ा कम चले, ठीक, थोड़ा सा वेल मैनर्ड रहें। जब आप बैठें तो इस पोजीशन में आपका हाथ आपके दोनों घुटनों के ऊपर जो है रहे, ताकि वो ऐसे से शिवर न करे, कांपे नहीं, ठीक है? उसको जाइएगा, और कितना भी आप यहाँ मॉक दे लीजिएगा, जब वहाँ जाइएगा ना तो ये जो है धप 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 होता रहेगा, क्योंकि लगेगा कि कुछ ही देर में जो है आप इस पार या उस पार एक बड़ा निर्णायक मोड़ तय हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत हल्का भी इसको नहीं लेना है। बोलने का जो तरीका रहेगा एकदम डिसेंट रहेगा, पोलाइट रहिएगा उसमें। बाकी हम आगे की क्लासेस में क्या करेंगे कि जैसे ओवरऑल बिहार के बारे में बताएंगे कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्या क्या कैसे कैसे आपको डील करना है, या कि जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि आप अपना परिचय दें, ठीक है? अमूमन परिचय में आप सारी जानकारी आपकी उनके सामने पड़ी रहती है। अपना नाम बता दीजिए, माता पिता का नाम बता दीजिए, अपनी पढ़ाई के बारे में बता दीजिए कि हम यहाँ से पढ़े हैं, ठीक है? मेरा लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक? ऑब्जेक्टिव लाइफ का हमेशा पॉजिटिव, लाइफ का ऑब्जेक्टिव केवल पटना हाईकोर्ट का जॉब पाना नहीं होता है, भूल के भी मत बताइएगा कि मेरा जीवन का एम एंड ऑब्जेक्टिव ही था पटना हाईकोर्ट में। हम कहा अच्छा इसीलिए 8 साल से इंतजार कर रहे थे कि जब आएगा तो हम देंगे इसको, ठीक है? नहीं निकालते हम लोग बहाली, तब क्या करते? तब तो तुम्हारा सारा एम ऑब्जेक्टिव सब खत्म हो जाता। कहिएगा कि ये पार्ट है, आया, हम फॉर्म भरे हैं, ठीक है सर, एक अस्थायित्व है इसमें, स्टेबिलिटी है इस जॉब में, ये सबसे बड़ा सुकून है कि पूरे बिहार का एकमात्र मेट्रोपॉलिटन जो टाउन है वो क्या है? पटना है। लेकिन इससे एक ये भी खतरनाक एंगल निकल के आता है कि इसका मतलब कल को अगर आपको बिहार के किसी सुदूर इलाके में भेजा जाए काम करने के तो आप नहीं जाना चाहेंगे, इसका मतलब आप सुकून खोज रहे हैं। तो काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज देयर इन दिस जॉब, ठीक? बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पर फोकस मत कीजिएगा, नहीं तो इसे एक आपका गंदा कैरेक्टर निकल के आएगा कि आप सुदूर गांव में काम करने से बचना चाहते हैं और आपको बिहार के ओवरऑल डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, आप एक बेहद स्वार्थी इंसान हैं। आगे बात समझ में? अपना नज़रिया भी थोड़ा चेंज करके देखिएगा कि आपके जवाब का क्या असर पड़ रहा है। सर बॉयज को क्लीन शेव करके आना होगा ना, बिल्कुल करण राज मेहता, ठीक है? चलिए, तो बॉयज को कैसा होना पड़ेगा? ठंड जो है तब तक थोड़ी क्या हो जाएगी, कम और बढ़े, ब्लेजर मार लीजिएगा, ठीक है? टाई रहे न रहे चलेगा, ब्लेजर रहे,
मौसम के अनुकूल अगर लगे कि हमको टाई पहन लेना चाहिए, जैसे हम एक बार बीपीएससी में गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो 20 जून को मेरा था और चले गए टाई लगा करके। शुरू के फर्स्ट सेशन में 10 लोगों का लिया जा रहा था, मतलब एक एक बोर्ड के द्वारा। तो मेरा योगेंद्र भक्ता जी थे आईएएस अधिकारी, उनके बोर्ड में था। तो मेरा पूरा इंटरव्यू जो था आधा वो टाई पर ही चल गया। 10वें नंबर पर थे, 9 लोग मेरे पहले दे चुके थे इंटरव्यू। वहाँ जो चेयरमैन थे उस बोर्ड के, उन्होंने कहा कि आप पहले हैं जो टाई पहन के आए हैं और दिन है 20 जून, गर्मी। तो बोले कि क्यों? तो हम बोले कि हम मुस्कुराएं और बोले कि सर, मीडियम इंग्लिश था लेकिन वहाँ पे हिंदी में चल रहा था, वो पूछ ही रहे थे हिंदी में। तो हम बोले कि सर कि मुझे जानकारी मिली थी कि अंदर कमरे में एयर कंडीशनर लगा हुआ है। तो फिर सब एक दूसरे का मुंह देख के मुस्कुराए। पहला दिए डोज तो एयर कंडीशनर, अच्छा कौन बताया? तो हम बोले कि मेरे दोस्त जो हैं बहुत तैयारी करते हैं, साथ में हम लोग ग्रुप में लगभग का इंटरव्यू को लाया हुआ है। तो उन लोगों ने बताया अच्छा अच्छा, और क्या क्या बताया? तो हम बोले कि उन्होंने बताया कि ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सब बता दिया, मतलब तैयारी करके आए हैं तो इनसे तो कुछ और पूछना पड़ेगा। तो हम कहे हाँ, तो आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। और कुछ देर के बाद पूछे कि आपने कहाँ पर कोचिंग ली है। अब हम उनको क्या बताते कि हम कोचिंग देते हैं। उस समय भी हम मॉक की तैयारी कराते थे और बहुत कम उम्र में 2006 से ही हम मॉक की तैयारी कराने लगे थे। ठीक 2006, दिस इज 2024, जब हम बच्चे थे तब हम मॉक की तैयारी कराते थे। ठीक है, और जिनको तैयारी कराए हैं उनमें आईएएस से लेकर के एलआईटी तक सभी भरे हुए हैं। तो और अभी भी दिख रहा होगा एक डिफरेंस दिखा कि आपको कैसे जो है मॉक के लिए जाना है। केवल आपका ड्रेसिंग सेंस होगा, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा। हम हमेशा कहते हैं आप सभी को कि ना, आंतरिक रूप से बोल्ड बनिए, डरिए मत जीवन में किसी से। जैसे हमारा जो देखे होगे ना, आप में से कई लोगों को लगा होगा ना कि बड़ा अकड़ू टाइप का आदमी है, खड़ूस है। हम अपने लिए नहीं, हम आपके लिए भी बोलते हैं, लड़कियों के लिए भी स्पेशली बोलते हैं कि किसी से भी ना डरना छोड़ दो, इज्जत सबकी कीजिए। आई बात समझ में? हम अपने पापा से डरते हैं नहीं, हम अपने पापा से नहीं, उनके भी पापा से नहीं डरते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। क्योंकि डर जो है ना निगेटिव चीज है। आप किसी के डर से आप पैर छू रहे हैं तो सोचो कि आपका कैरेक्टर कैसा है। आप किसी का सम्मान कर रहे हैं इसलिए आप झुक रहे हैं। ठीक है, लाइफ में चमचाई किसी की नहीं करनी है, विनम्रता से इज्जत सबकी करनी है। अगर सोचना कि जैसा आप चाहते हैं किसी के साथ, है ना, कि हमसे ऐसे ट्रीट करे, वैसे ही एकदम सिंपल नियम है कि आपको भी वैसे ट्रीट करना चाहिए। लड़कियां क्यों पीछे हैं सोसाइटी में? उनको ना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं बनाया जाता है। अरे तुम लड़की हो जाओ अंदर, वहीं पर उसको ये कर देते हैं, अरे ये तो लड़का है। आखिर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी क्यों हो जाता है? अरे ये तो लड़का है, और सबसे ज्यादा बोलेंगी घर की महिलाएं। और यहीं पर लड़कियां फिर जो हैं वो, अरे हम तो लड़की हैं, अरे हम तो लड़की, हमको दो दो चिल्लाना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो नीतीश सरकार का जो 35% का जो है ना, हम इसका शुरू से साथी रहे इसके। बिल्कुल ट्रांजिशनल फेज है, शुरुआत में कुछ दिखते आएंगे, जैसे बिहार पुलिस में भी दिखते आ रही हैं, लेकिन ये ट्रांजिशनल फेज है। एक बार जब ये पार हो जाएगा ना, और जब महिलाओं को आदत हो जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट में, अभी कुछ वैसी हैं जो खूब गालियां देती हैं जाकर के वहाँ, लेकिन धीरे धीरे अगर चीज़ें जो हैं वहाँ भी बदलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि महिलाओं का जैसे जैसे होगा, गौतम बुद्ध ने कहा था कि संघ में महिलाओं को मत आने दो, नहीं तो 500 साल में खत्म हो जाएगा। तो महिलाओं पर टिप्पणी नहीं थी, पुरुषों पर थी, क्योंकि तुम ऐसे हो कि तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक, अगर महिला चरित्रहीन है तो जाहिर सी बात है उतने ही पुरुष भी चरित्रहीन है, क्योंकि चरित्रहीन तभी हुई जब कोई पुरुष चरित्रहीन हुआ। और सबसे बड़ी बात कि लड़का लड़की से चरित्र को जोड़ करके देखना ही नहीं चाहिए। चरित्रहीन वो होते हैं जो चोर होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, जो किसी का पैसा खा करके जो है रख लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कि जैसे आप गए, आप सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा से आपको वेतन मिलेगा, और आप ना काम करने के बजाय काहिली कीजिए, तो वो भ्रष्टाचार है। अक्सर लोग सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहते हैं? कोरोना में देख लिए हैं प्राइवेट कंपनी का हाल। ठीक, तो ये भी एक बड़ा ये है। तो बहुत बड़ा समाजसेवी बनने आप नहीं जा रहे हैं, सबको पता है, जजेस को भी पता है। और हमारे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार इंडियन जुडिशरी जो है 64% करप्ट है। 64% करप्ट है इंडियन जुडिशरी। और
भारत का जो पुलिस व्यवस्था है भारत की, उसमें 81% पुलिस वाले करप्ट हैं। 81%। जो ईमानदार व्यक्ति अगर पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है तो उसको सिस्टम काम करने नहीं देता, इतना याद रखना। और बाद में फिर वो भी थक हार के क्या कर देते हैं। हाँ हेलो, कौन है यहाँ ऑफिसर इंचार्ज, क्या काम है जी? मेरा मोबाइल जो है छिना गया है। अच्छा, तब लिख के लाए हो? नहीं। क्यों लिख के नहीं लाए हो? हम कहे कि ओरल एफआईआर दर्ज कराएंगे, क्योंकि एफआईआर ओरली भी दर्ज हो सकता है। हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है, मेरा एफआईआर नहीं दर्ज कीजिएगा क्या? कीजिए, लिखिए, हम बोल रहे हैं क्या क्या हुआ था। ठीक, तो जब तक जितना जैसे जैसे हम लोग जागरूक होते जाएंगे, पुलिस के अधिकार क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। पुलिस आपको एक लाठी भी नहीं मार सकती, इतना याद रखिएगा, वरना आपकी बेइज्जती नहीं होगी, संविधान की बेइज्जती होगी। किसकी बेइज्जती होगी? आर्टिकल 21 की बेइज्जती होगी। हमारे स्टूडेंट को एक बार कदम को पुलिस पकड़ के ले गई 4 साल पहले, उसका मैसेज आ गया, सर पुलिस हमको पकड़ के ले गई, ठीक है, कदम कुआं थाना। हमें क्यों? तो पता चला कि वहां पर दिनकर गोलंबर पर ये लोग ट्रक को रोक करके और कार्रवाई कर रहे थे। लड़का हमारा हमसे पढ़ता था दरोगा बैच में, और वो ना वीडियो बनाने लगा। एसआई क्या किया, उसको पकड़ा और जीप में बैठा करके सब लेकर के चले गए। जाते जाते सिर्फ उसका मैसेज आ गया मोबाइल में कि सर हमको कदम को थाना पकड़ के पुलिस ले गई है। किस आरोप में? तो बताया गया कि सरकारी काम में बाधा। हमें कौन सा बाधा कर रहा था? पकड़ लिया था क्या दरोगा जी को? तो नहीं, वीडियो बना रहा था। हम तो आधा घंटा सब इंतजार कराएं कि एसएचओ नहीं है। बाद में एसएचओ आए तो चिल्लाना शुरू किया। हम कि पहले ना अपनी आवाज़ थोड़ा उतना ही रखिए जितने में को सुनाई पड़ेगा, नहीं तो अगर हम चिल्ला दिए ना तो कान का चदरा फट जाएगा संत। तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं दिमाग में लगा कि कौन है ये। तो फिर हम कहा हाँ, उतना ही जितने में हमको ना ठीक से सुनाई पड़े, नहीं तो मेरी गरिमा के खिलाफ हो जाएगा। तो बोले कि ये सरकारी काम में बाधा कर रहा था। हमें कौन सा बाधा? तो वीडियो बना रहा था। हम कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कहीं कुछ गलत होता देखो तो वीडियो बना लो। हम कहे कि अगर सही हो रहा था तो आपको वीडियो से डरने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो से डर क्यों रहे थे? क्योंकि कुछ आपका आदमी गलत कर रहा था। हम कहे सारे सिपाही थे वहां पर सामने खड़े हुए। हम कहे जरा वीडियो बनाना हमारा और इनका बातचीत का, वायरल करो इसको। हमको बनाओ वीडियो। तो सबके बंदूक जो तने हुए थे वो नीचे, ठीक है, हम ऑनलाइन बोल रहे हैं इस बात को, रिकॉर्ड, इसको हम फेसबुक पे डाल चुके हैं। तो उसके बाद जो है वो डाउन हुआ, पैर पटकता हुआ अंदर गया। अंदर इस पर 4-5 धाराएं लगा देंगे, इसका कैरियर बर्बाद कर देंगे। हम आप इसका कैरियर बर्बाद कीजिए, आप तो एसएचओ है ना, हम आपके डीजीपी का कैरियर बर्बाद कर देंगे, याद रखिए इसको। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे और आप सभी की चोरी उजागर करेंगे कि आप एक लड़के के कैरियर कैसे बर्बाद कर रहे हैं। फिर डाउन, ठीक, उसके बाद उस लड़के को जो है ये किया गया, छोड़े, हम 2 घंटे के भीतर उस स्टूडेंट को लेकर के आए। अभी वो राजगीर में दरोगा की ही ट्रेनिंग ले रहा है। तो वो छोड़ना पड़ गया। यानी अगर आप जागरूक हैं, आप विनम्र हैं और आप बहुत अग्रेसिव नहीं हो तो पुलिस आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, ठीक है। वैशाली जिला विदुपुर पुलिस ने 50,000 रुपये ले लिए स्टूडेंट के चाचा से, 5 दिन तक बंद करके मारा। बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ थाना प्रभारी को 50,000 रुपये लौटाने पड़ गए। आई बात समझ में? वैशाली के होंगे तो विदुपुर जानते होंगे। तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। और उस विनम्रता वो ठीक है अपनी जगह, जो हम बोलने का हमारा अपना स्टाइल, हम ऐसे बोलते हैं क्योंकि मजबूरी है, नहीं बोलते हैं ना तो लोग सुनते ही नहीं हैं। प्यार से बोलते हैं तो लगता है कि डर गया। तो थोड़ा सा इस हमारे अपने राज्य के लिए कुछ चीज़ें जरूरी हैं, तभी लोग ठीक होंगे। और हम आप लोगों से आशा करेंगे कि ना उस रॉड की तरह बनिए जिसके चारों तरफ मखमल हो, बाहर से मुलायम है लेकिन अंदर से सख्त हैं। और आप अपने पर्सनालिटी पर काम कीजिए। जो इंटरव्यू में आपका यही नेचर आपको मार्क्स दिलाएगा। लेकिन इसके बीच में एक बारीक अंतर है, उदंड मत बन जाइएगा वहां पर जा करके, वो तो जज के सामने आप ऐसे ही शांत रहिएगा, ठीक। और अगली क्लास में, ठीक, अगर सही लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे हम, मतलब आगे क्लासेस को। और अगर आपको लगेगा कि नहीं यार ये फालतू काम, आज समय बर्बाद कर दिया,
तो फिर हम क्या करेंगे, रोक देंगे। हाँ बोलिए। हम्म 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 हम्म। जैसे देखिए इनका जो प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट में आप असिस्टेंट बनने के बाद अगर सपोज आपका आगे किसी भी नौकरी में हो जाता है, नॉट ओनली बीपीएससी, अगर यूपीएससी में भी हो जाता है, तो पटना हाई कोर्ट के इस असिस्टेंट के जॉब को छोड़ दोगी? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप कहेगा नहीं सर, हम तो एकदम यहीं आपके चरणों की धूली में ही बैठ करके हम जो आप कहिएगा धो धो के पीते रहेंगे चरण, तो वो समझ जाएंगे कि आप झूठ बोल रही हैं। बोल जाएगा कि हाँ सर, ठीक है, विनर्म होकर बोल दीजिएगा कि जी सर। तो क्यों? तो सर क्योंकि कोई भी अपने लाइफ में जो है चाहता है कि अगर मेरी क्षमता है तो हम आगे क्यों ना बढ़ें। तो फिर बोलेंगे तब तो यहाँ की एक सीट खाली हो जाएगी, फिर हम आपको क्यों चुने। तो सर कि जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए भी परफेक्ट हूँ, ठीक है, कि हम लगभग किसी भी काम को अपना 110% देते हैं, और कल को अगर मेरी क्षमता इससे बहुत ज़्यादा है तो हम क्यों नहीं हम उसको भी जो है ये करें, ठीक है, अपने उस क्षमता का प्रयोग करें। और कहीं ना कहीं हम मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स हैं, तो अगर मेरी ज़रूरत यहाँ हुई तो ठीक है, तब तक हम काम करेंगे यहाँ पर। और ऐसा पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का कि लोग हटते हैं, रिजाइन देते हैं और फिर अच्छी जगह जाते हैं। तो सर अगर मुझे क्षमता होगी तो सर मैं छोड़ के चले जाऊँगी। इस पर आपको मार्क्स देंगे, ये नहीं करेंगे कि तो जाओ तुमको नहीं चुनेंगे, ठीक। क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि जैसे ही आपको आपका आईएएस में हो जाएगा, एसडीएम हो जाएगा, डिप्टी एसपी हो जाएगा, तो आप छोड़ के जाइएगा ही, कोई यहाँ नहीं रहेगा। पटना हाईकोर्ट के जजेस को जब एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता है तो कहते हैं नहीं हम पटना हाईकोर्ट में रहेंगे, हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। मिला है कोई जज ऐसा? नहीं ना, बस सिंपल। तो जो फैक्ट है उसको आप उत्तर दीजिए, उसमें ना अपने आप को महात्मा गांधी बनाने की कोशिश मत कीजिएगा कि हम बहुत बड़े समाज सेवी हैं। आप कुछ नहीं है, आप क्लर्क बनने जा रही हैं वहाँ, ठीक। एक जॉब है और जो काम हमको सौंपा जाएगा उसको हम ईमानदारी से करेंगे। आप इंजीनियर हैं, आप यहाँ क्या करने आ रहे हैं, ठीक है, ठीक, हम इंजीनियर हैं, जो बाकी जगह था वहाँ हम नहीं हो पाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ क्या करने आ रहे हैं। सर फॉर्म निकला और उसमें जो है किसी प्रकार के जो ग्रेजुएट होते हैं उनको अपीयर होने का मौका है। हम इस जॉब को के जो जितना रिक्वायरमेंट्स है मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ सर, मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि किसी इंजीनियर को इस फॉर्म को भरने से रोका नहीं गया है। और बीइंग एन इंजीनियर हमारा अपना जो एक एक्सपीरियंस है वो काम आएगा यहाँ जॉब में, ठीक है। क्या काम आएगा? एक इंजीनियर जो होता है बहुत चीज़ों को झेल करके वहाँ पहुँचा रहता है, 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई, तमाम ये चीज़ें, तो जो झेलने वाली जो आदत है वो हम यहाँ भी अपना, मेरा जो काम होगा इंजीनियर का वो हम बता देंगे बाद में, जब मॉक में और बाकी चीज़ों में आपका एक एक आंसर जो ढंग का होगा वो आपको जाएगा। बस ये याद रखना कि निगेटिव नहीं होना है। इतने साल का गैप रहा आपका, क्या कर रहे थे, ठीक है, इतने साल का गैप, इस दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी। जरूरी नहीं, जैसे कि सीखा, क्या सीखा? तो सर खाना बनाना सीखा सर, पहले सारा काम माँ करती थी, अब अपना कपड़ा भी हम अपने से धो लेते हैं, ठीक है। हम कंप्यूटर का नॉलेज गेन किए सर इस दौरान। और कोरोना जैसे पीरियड में जब बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जा रहे थे, उस दौरान मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हुआ और न केवल अपने आप को बल्कि अपने परिवार को भी जो है मानसिक सपोर्ट दिया सर। आप समझ रहे हैं जो हम बता रहे हैं? एकदम निगेटिव नहीं होना है कि आपने 2015 में कर लिया था, आप 2012 में कर लिए थे, ठीक। तो सर एक कि क्या आप में अच्छा है, तो सर इतना समय बीतने के बाद भी सर आज तक मैं हारा नहीं हूं सर। आगे बात समझ में? आज भी मैं उसी फाइटिंग स्पिरिट के साथ लड़ रहा हूं। तो जिसके पास गैप है ना लंबा, वो डरना मत, ठीक। कि स्टीव वाग और मार्क वाग, एक बार किसी ने पूछा था कि सचिन तेंदुलकर इतना आगे निकल गए और स्टीव वाग जो है रह गए। हम कहे कि उस समय तक सचिन तेंदुलकर 10-12 साल खेले थे, लंबा नहीं खेले थे, और स्टीव वाग तब तक 20 साल खेल चुके थे। तो हम बोले कि उनका एंड्योरेंस टिका हुआ है बंदा, और आज तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट, उस समय तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को अपनी सेवाएं दे रहा है। तो उनका जो टिकना है ना लंबे समय तक, वो उनकी ताकत थी। तो मेरी जो अपनी ताकत है, और सब कुछ केवल डिग्री नहीं है, आप जीवन में जो चीज़ सीखे हैं अपने अनुभव, उनका काम कि मेरा एक अपना रहा है कि सर मैं हार नहीं मानता हूँ, मैं लगा रहता हूँ। यहाँ से बेहतर जगह हो जाएगा तो चले जाएंगे, जी सर हम चले जाएंगे। ईमानदार उत्तर दीजिए, ठीक है, उनको पसंद आएगा, क्योंकि उनको भी पता है कि आप कल को आईएएस हो जाइएगा
तो आप 2 मिनट में लात मार के चले जाइएगा। ठीक, स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, इस लेवल के जॉब में स्टेबिलिटी है। कल को आप एसडीएम बन जाइए और आपको नरकटियागंज भेज दिया जाए तो नहीं जाइएगा, तब नहीं कहिएगा कि हमको पटना में ही रहना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एसडीएम हैं या डीएसपी हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ों पर अपने सवाल को बचकाना, ऐसा जवाब मत देना वहाँ पर। वहाँ समझना कि वहाँ हाईकोर्ट के जजेस हैं, जो आप हैं वो ईमानदारी से बता दीजिएगा। तो आपका जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको रखिएगा। बाकी बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आना चाहेंगे आप लोग? कोई दिक्कत? ठीक है, तो जो अब आगे की क्लास में, आज तो पटना हाईकोर्ट को लगभग लपेट दिए। ठीक है, थोड़ा बहुत उधर हुआ होगा जजेस का ये में, वो सब मेनली जो मेन चीजें से वो हम बता दिए हैं आपको पटना हाईकोर्ट के बारे में। अगली क्लासेस से हम आपको बिहार के बारे में जो है ये करेंगे। ठीक, अगर आप में से किसी को भी अभी अगर जैसे कि मेनली अगर मॉक वाला आप लोग किए होंगे, ठीक है, तो कुछ भी उस टाइप का होगा तो आप रुक सकते हैं। सर तो है नहीं, ठीक, तो उसी कॉम्पिटेंसी से हम अपना मॉक ले सकते हैं। ठीक, आज खाली है हम थोड़ा सा, ठीक है, तो थोड़ा सा हाँ, जैसे देखिए अमूमन कहा जाता है कि इस इंटरव्यू इसके लिए करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 5 से 10 मिनट का चलता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि मान लो सुबह सुबह जज साहब आए, हम ही हैं ऑनरेबल जस्टिस पटना हाई कोर्ट के, और हम गाड़ी में आते समय न्यूज़पेपर हमने उठाया और हेडिंग में देखना शुरू किया। अब सोचिए, माइंड गेम खेलिए। जजेस को बताया गया होगा कि अगले महीने जो असिस्टेंट का इंटरव्यू होना है उसमें आपको इंटरव्यू लेना है। अब वो आपके लिए पढ़ने जाएंगे, जो वो दैनंदिन देख रहे हैं ना चीज़ों को, तो चूंकि वो पढ़ने नहीं जाएंगे, इसीलिए आपका जो बायोडेटा होता है, डाटा नहीं डेटा ही बोलते हैं, तो चाहे वो डाटा ट्रांसमिशन वाला डेटा हो या फिर ये वाला, तो दोनों ही स्थितियों में इसीलिए आपके बायोडेटा से क्वेश्चन उठना शुरू होता है, क्योंकि राइट ना उसको वैसे उनको कोई बहुत ज़्यादा आइडिया होता नहीं चीज़ों का जुडिशरी के अलावा। और इसके अलावा जुडिशरी से चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ों को पूछ लेंगे। अगर आप में से किसी का एलएलबी हुआ तब तो फिर वो मजा लेने लगेंगे वो। ठीक है, जैसे ही पूछेंगे कि आप बहुत अच्छे किस में हो, तो मुस्कुरा करके कहिएगा कि सर ठीक है, सर ठीक ठाक है। जहां आप बोले कि हम तो इसके मास्टर हैं, तो सारी मास्टरी जो है वो निकाल देंगे। कभी भी चढ़ करके जवाब नहीं देना है, बढ़ चढ़ करके। जब भी वो आपसे पूछें कि आप किस में मतलब आपको लगता है कि नहीं हम एकदम उसमें तोड़ फोड़ कर देंगे, ये कर देंगे, कौन सा टॉपिक है वो, ठीक है, तो बोले कि सर वैसा तो कोई टॉपिक नहीं है, मुस्कुराते हुए बोलेगा कि सर एक ये है, इसमें सर मैं थोड़ा सहज हूँ बाकियों की अपेक्षा। इससे क्या हो गया कि आपका वो हम्बलनेस सामने आ गया। और अगर आप वहाँ भी गड़बड़ा गए बोलने में, अभी तो बोल दिया कि हम फोड़ देंगे तोड़ देंगे उस टॉपिक में, बस वो टक से मारेंगे। जैसे हमसे किसी ने अपना मॉक में कहा कि हम फैकल्टी रहे हैं फलाने के सब्जेक्ट के, बस हम पहला ही सवाल दागे फैकल्टी से, ठप, पूरा चेहरा जो है वो क्या हो गया, डाउन। तो बहुत फैकल्टी बनने की कोशिश वहाँ पर मत कीजिएगा, क्योंकि उनको ना आंसर पता भी नहीं हो तो भी उनको क्वेश्चन तो करने आएगा ना। आंसर क्या है वो तो बाद में वो देख लेंगे, लेकिन उस समय वो क्वेश्चन दाग देंगे और आपका बुखार छूट जाएगा। और जनरली वो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास वास्ट नॉलेज होता है, जजेस के पास उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ अंग्रेज भी बनने की कोशिश, शशि थरूर बनने की कोशिश मत कीजिएगा वहाँ, क्योंकि शशि थरूर के बाद उन्हीं लोग की अंग्रेजी बड़ी अच्छी होती है इंडिया में। ठीक है तो वहाँ पे हम्बल रहिएगा, अपना ठीक ठाक बोलिएगा। अगर अच्छी अंग्रेजी आती है तो आप अंग्रेजी में ही अपना इंटरव्यू दीजिएगा, लेकिन वो वहाँ एरोगेंट मत बनिएगा कि हम बहुत बड़े अंग्रेज हैं। सहज रहिएगा तो आपको वो जरूर मार्क्स देंगे। ठीक है, वो भी इंसान हैं, उनके भी बच्चे हैं, ये समझना, और पॉजिटिव माइंड सेट में जाइएगा आप लोग। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हाँ। हल्का हल्का देख लीजिए, जो मेन चीज़ें जो हो रही है ना उसको देख लीजिए, पतवा दर्पण से देख लीजिए, अतिक्तांक ये सब लेकर के उसका पूरे साल एक 6 महीने का देख लीजिए। हाँ, उस दिन का देख लीजिए, उस दिन का न्यूज़पेपर देख लीजिए सुबह का, उसमें हेडिंग देख लीजिए। क्योंकि ना जैसे ये ठीक है कि इसमें करंट अफेयर से सवाल जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मान लो कि किसी में आ गया रीडिंग न्यूज़पेपर, या उस दिन उनका मूड ही कर गया, या कोई उस दिन फेमस एक दिन पहले घटना हो गई हो और वहीं चला गया आपका इंटरव्यू, फिर क्या कीजिएगा? हाँ, 1-2 दिन पहले का देख लीजिएगा क्या क्या हो रहा है। कि जनरली जो राम मंदिर जो है वो 22 जनवरी को है, तो हो सकता है कि वो बचेंगे
इन चीज़ों से थोड़ा सा। लेकिन कुछ और चीज़ें, कास्ट सेंसस है बिहार में, इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? पटना हाईकोर्ट ने उसके फेवर में फैसला दिया है, आपको भी उसके साथ जाना है। तो कुछ कुछ चीज़ों पर हम बताते जाएंगे अगले समय तक, मैंने बहुत चीज़ों पर, जैसे आपका कैसे रहा कि इतने समय तक, या फिर हम अगर यहाँ से चले जाएं तो उसका जवाब दिए हैं कि आपको क्या बोलना है? हाँ सर एकदम चले जाएंगे, एकदम ईमानदार रहिएगा। या मेरा इतना लंबा गैप है 10-12 साल, 15 साल, 20 साल का, सर क्या है कि हम चुन लें तुमको? सर मेरा टिकाऊ होना सर, आज तक हारे नहीं है। प्यार से बोल दीजिएगा कि आज तक हारे, आज भी लड़ रहे हैं सर, एक फाइटिंग स्पिरिट है मेरे अंदर बस। तो वो मुस्कुरा देंगे कि यार टिका तो हुआ है, अभी तक नॉट आउट है, शुरू में आया था ओपनर के रूप में और लास्ट बॉल भी खेल के जा रहा है, तो चलो इसको कर देते हैं, ठीक है। और उनको ये पता होगा कि जो सबसे अपने लास्ट में आया है ना, कम से कम ये पटना हाईकोर्ट छोड़ करके नहीं जाएगा। इसीलिए देखिए कि जब मार्क्स बराबर होते हैं तो जो ज्यादा एजेड होता है उसको चुना जाता है। इसके पीछे तर्क क्या है कि जो